ये रहस्यमय कहानी एक ऐसी लड़की की जो बनना तो नाइट चाहती है, पर उसका कोमल मन उसे हर बार किसी की जान लेने से रोक लेता है। जिसके बाद वो एक लोहार की स्किल से इम्प्रेस होकर उससे अपने लिए तलवार बनाने की जिद करती है। पर उस लोहार ने जो बदले में मांगा, ऐसा उस लड़की ने कभी नहीं सोचा होगा। इस एनिमे की शुरुआत में एक ट्रेड सिटी नाम के शहर को दिखाया जाता है, जिसकी मार्केट में एक सब्जी वाला डिस्काउंट पर सब्जियां बेचता नजर आता है। पर फिर शॉप पर आज ज्यादा भीड़ है। एक मिलिट्री एम्पायर दुकान पर कुछ सामान लेते लेते दुकानदार को काफी परेशान कर देता है। इसके बाद वो दुकानदार उसे आगे बढ़ने को कह देता है, पर लगता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि उस मिलिट्री गार्ड ने उसकी गिरेबान कसकर पकड़ ली। तभी वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की एक नाइट गार्ड आ खड़ी हुई। उसने कहा कि किसी भी शाही मिलिट्री के मेंबर को मार्केट में दादागिरी करने का कोई हक नहीं है। अगर उसका यही बर्ताव जारी रहेगा तो एम्पायर को खबर दे दी जाएगी, नहीं तो उसकी तलवार कैम्बेल उसका फैसला यही कर देगी। इतना सुनते ही वो गार्ड वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उस लड़की का नाम सेसिली है। उस लड़की का नाम सेसिली कैम्बेल है, जो गांव की लड़की है। पर अचानक पड़ोस में ही एक आदमी पागलों की तरह अपना आपा खोकर नुकसान पर नुकसान कर रहा है। वो पहले नाइट ब्रिगेड का लीडर हुआ करता था। सेसिली उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि जिस तलवार को लोगों की रखवाली के लिए बनाया गया उसका इस्तेमाल उनकी जान मान लेने का नुकसान करने का पाप है। लेकिन उस नाइट की कानों में जू तक नहीं रही थी। वो लगातार अपनी तलवार से बेहार हमला करता रहता है, और सेसिली को देखते ही वो उस पर भी हमला कर देता है। उस नाइट का कहना था कि मैं अपना दिमागी संतुलन खो बैठा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि इस वक्त वो बच्ची उससे दूर ही रहे। पर सेसिली का फर्ज है अपने राज्य को लोगों की रक्षा करना। पर एक ही बार में सेसिली की तलवार के दो टुकड़े हो जाते हैं, और जैसे उस नाइट की तलवार सेसिली के दो टुकड़े करने ही वाली होती है, कोई तीसरा आकर उसकी जान बचा लेता है और दुश्मन की भारी भरकम तलवार को बीच से चीर देता है। उस लड़के का नाम ल्यूक एंसवर्थ है। जैसे ही सेसिली उस पर शुक्रिया करने उठती है, वो फिर से गिर जाती है, और उसकी गिरी हुई हरकत देखकर ल्यूक अपने रास्ते चल देता है। ल्यूक की साथी लीजा उसका थैंक्स एक्सेप्ट करके चली जाती है। ल्यूक को सेसिली कमजोर योद्धा लगी, पर लीजा को मानना है कि कम से कम वो बहादुर तो है। पर ल्यूक उसके बारे में अब और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आज ल्यूक की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पर फिलहाल वो थका हुआ है और घर जाना चाहता है। फिर हम कुछ लोहारों को तलवार बनाते हुए देखते हैं, जो लोहा पिघलाकर उसका आकार बदलते नजर आते हैं। उन्होंने सिसिली को मना कर दिया कि वो टूटी हुई तलवार दोबारा नहीं जोड़ते, पर तो सिसिली को तलवार उसे जान से भी प्यारी है, क्योंकि ये उसकी खानदानी निशानी है। अब शायद ही कोई लोहार है जो ऐसी तलवार को दोबारा जोड़ सके। सिसिली की दोस्त पैटी उसे सलाह देती है कि उसे एक नई तलवार ले लेनी चाहिए। वैसे तो उसे जोड़ना लगभग नामुमकिन है, पर अगर उसने ऐसा कर दिखाया तो जरूर वो राज उन्हें बता देगा, ताकि बाकी लोगों का भला हो सके। सेसिली को अभी भी ल्यूक का वो वार याद है। उसने बाकी लोहारों से ल्यूक के बारे में जानने की कोशिश करी, तो कहीं दूर जाकर उसे ल्यूक का ठिकाना तो मिला, और उस पर लीजा का नाम लिखा हुआ था, और लीजा खुद भी उसमें से निकल कर आती है। सेसिली अंदर ल्यूक को देखकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और एक और बार उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन ल्यूक का ध्यान किताब में देखकर वो जबरदस्ती उससे हाथ मिलाने लगी और उसे रिलेशनशिप बढ़ाने के ऊपर ज्ञान देने लगी। तभी लीजा उन्हें एक एक चाय का कप बनाकर लाती है। इसलिए ल्यूक के पूछने पर बता देती है कि वो यहाँ पे एक नई तलवार फॉर्ज करवाने आई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी ल्यूक के पास है। ल्यूक ने बताया कि जब से उसके पिता की मौत हुई है, तब से उन्होंने तलवार फॉर्ज करना बंद कर दिया है। पर लीजा के मुंह से निकल गया कि उन्होंने हाल ही में एक स्वॉर्ड डिजाइन की है। सेसिली को यकीन है कि वो जो क्वालिटी ल्यूक उसे दे सकता है वो और कोई नहीं मिल सकती। ल्यूक ने कहा कि वो अब सिर्फ अपने लिए कटानास बनाता है, वो आगे कुछ नहीं कहता, बस सेसिली को जाने की सलाह देता है। और वो इतनी जिद्दी मानने वाली कहाँ है। उसने अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड निकाले और कहा कि वो पिछले महीने की नाइट बनी है, और लेकिन कैम्बेल हाउस डेविल कॉन्ट्रैक्ट वॉर के टाइम से लड़ रहा है। उन्होंने इंडिपेंडेंट ट्रेड सोसाइटी की बसावट में मदद की है। उसकी दादाजी ने ये जिम्मेदारी उसके पिता को दी, और पिछले महीने अपने प्राण त्यागने से पहले उसके पिता इस जिम्मेदारी को बोझ सिसिली के कंधों पर डाल गए, और एक अकेली औलाद होने के नाते उनकी लेगेसी को आगे ले जाकर जाना उनका फर्ज है। लेकिन इस टूटी हुई तलवार से तो एक बिल्ली को भी मारना मुश्किल है। पर अब इस तलवार के बाद उसके पास और कुछ नहीं बचा है। वो ल्यूक के हाथों से बनी एक ऐसी तलवार चाहती है जो कभी ना टूटे और ना कभी हार माने। ऐसी तलवार जो हर कदम उसका साथ निभाने को दम रखे। लीजा ने उसे सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हुए कहा कि अनब्रेकेबल तलवार जैसी चीज इस दुनिया में है ही नहीं। और ल्यूक समझ चुका है कि सेसिली कहना क्या चाहती है, पर अनजाने में सेसिली हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है और अपनी बात साबित करने के लिए चिल्लाने लगती है। फिर सेसिली को नाइट्स और बीस्ट के बीच में हो रही फाइट के बारे में खबर मिलती है, जहाँ उसके साथी कार्गो को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, पर कोई बहुत ही सातिर दिमाग के लिए अपनी अगली चाल के लिए तैयार है। तभी वो तीनों भी वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें उन गुंडों के बारे में पता लगता है जिनकी वजह से उनकी हालत हुई है। उन बीस्ट को ल्यूक समझ जाता है कि उन्हें जरूर कोई कंट्रोल किए हुए है, जिससे बदला लेने के लिए सिसिली पूरी तरह तैयार है। वो जैसे अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है, वैसे एक और बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, पर ल्यूक सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है।
और कहता है कि सेसेली की तलवार से ज्यादा तो उसकी जुबान चलती है। जिसके बाद ल्यूक एक एक करके उन सभी बियरर्स की खटिया खड़ी कर देता है। लगता है उसे देखकर दुश्मनों का प्लान फेल होने लगा है, पर भागने से पहले उनका आखिरी चाल चलना बाकी है। जैसे ही ल्यूक ने मामला ठंडा किया, वैसे ही आज एक तेज रोशनी जंगल की ओर निकलती है और उसके साथ ही पूरा मामला जमने लगता है। जिसके बाद उनका सामना होता है एक बड़े से मॉन्स्टर से, जो एक इंसान है और अपना रूप बदलकर यहाँ आया है। उसकी दहाड़ सुनते ही सेसिली गहरी सोच में चली जाती है। ल्यूक चाहता है कि लीजा उसे उठाकर कहीं दूर ले जाए, पर सेसिली इतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी कहाँ भूलने वाली थी। वो ल्यूक को खतरे में देखकर ठीक उसके सामने आ खड़ी होती है और अपनी टूटी हुई तलवार उसके सामने तानकर अपने खानदान की विरासत की डींगे मारने लगती है। लगता है उस आइस मॉन्स्टर को उसकी बातें कुछ खास पसंद नहीं आई। सेसिली ने कहा कि राज्य के हर नागरिक की रक्षा करेगी, यहाँ तक कि ल्यूक को भी। अभी ल्यूक ने देखा कि अब उनके पास तब तक कुछ टाइम है जिसमें वो लीजा के साथ मिलकर एक नई कटाना फोर्ट को कर सकता है। वो दोनों अपना जादुई प्रोसेस शुरू करते हैं और ल्यूक जरूरत के हिसाब से कटाना का मेटल उसकी शार्पनेस के साथ हर छोटी से छोटी बारीकी बताकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसके कुछ ही देर बाद ही एक एनर्जी से उसकी तलवार फॉर्ज होकर मिल जाती है। इसे देखते ही सेसिली की नई तलवार की चमक उसकी आंखों की चकाचौंध कर देती है। ल्यूक के आगे बढ़ती सेसिली की खानदानी तलवार पूरी तरह से अपना दम तोड़ देती है और बिखर जाती है। लीजा आकर उसे संभालती है। ल्यूक ने कहा कि अब दुनिया देखेगी उसकी कटाना की चमक और उसकी काबिलियत। ल्यूक की कटाना लावा की तरह झुलसने लगी और वो एक आइस मॉन्स्टर को उसे पिघलाकर टुकड़े करने की कोशिश करता है और पहले बार में ही अपनी मंशा जाहिर कर देता है। आइस मॉन्स्टर को भी अपनी मौत आती नजर आ रही है। लीजा ने बताया कि ल्यूक की ये कटाना कोई दिनों की तपस्या की देन है। उसने इसे बनाने के लिए सालों साल दिन रात किया है, तब जाकर इतनी खतरनाक और दमदार तलवार उसका साथ देती है। उसकी कटाना की धार और चमक दुनिया की किसी तलवार को टक्कर नहीं दे सकती। इसी बीच मॉन्स्टर अपना साइज बढ़ाने की कोशिश करता है। ल्यूक हर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। ल्यूक को हमला न करते देख सेसिली की घबराहट बढ़ रही है। लीजा उसे बताते कि ल्यूक फिर से अपनी तलवार को खोना नहीं चाहती, क्योंकि एक योद्धा जानता है कि उसे कब अपना सही वार करना चाहिए और तब तक इंतजार करना भी एक योद्धा की निशानी है। अपनी जान को दांव पर लगाकर जीतना ल्यूक का अंदाज है। देखकर लग सकता है कि ल्यूक कमजोर पड़ रहा है, पर असल में वो जानता है कि उसे कब और क्या करना है। अपनी आखिरी चाल सफल करने के लिए ल्यूक अपनी गर्मा गर्म तलवार से आइस मॉन्स्टर की छुट्टी कर देता है। उसे एक हीरो को आते देख सेसिली उसकी स्ट्रेंथ से कुछ ज्यादा ही प्रभावित होकर एक्साइटेड हो जाती है, पर उसकी आंखों के सामने ही वो कटाना धूल की तरह बिखर जाती है। उसने आकर कहा कि उसने कार्गो के साथ कई गार्ड्स को बचाया है, जिस बात को पूरी तरह फीस मिलनी चाहिए। सेसिली एक नाइट होने के नाते इस बात की रिक्वेस्ट जरूर डालेगी और इसी जल्दबाजी में सेसिली अपना मेन कवच तोड़ देती है, और जिसे देखकर ल्यूक की तो जैसे हालत खराब होने लगी। ये उन तीनों के लिए काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। अगले दिन सेसिली उसका धन्यवाद करती है। कल गुंडों बदमाशों का बीस्ट को कंट्रोल करना और एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट बनाना गैर कानूनी है, लेकिन ये काम थोड़े बहुत गुंडों को नहीं, जरूर इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है या फिर ऐसी कोई बात जिनसे छिप रही है। पर कल वाली अपनी गलती के लिए वो ल्यूक से माफी मांगती है, क्योंकि जल्दबाजी में सेसिली थोड़ा इधर उधर निकल गई थी। ल्यूक का चेहरा देखकर लगता है कि जैसे किसी ने सालों की खुंदस उस पर निकाली हो। लीजा उसकी गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है, पर ल्यूक उसे भी धमकी देकर चुप करवा देता है। उसने ल्यूक को होने वाली मीटिंग के बारे में याद दिलाया, क्योंकि कल भी ल्यूक ने मीटिंग मिस की थी, पर यह मुंह लेकर ल्यूक किसी से मिलना नहीं चाहता। उसकी मीटिंग में बार बार न आने से तीनों सिटी के ऑफिशियल्स भी परेशान हैं, लेकिन ट्रेड सिटी का हेड हुगो इस बात से कोई शंका नहीं रखता। दूसरा हेड उसे इस तरह की मीटिंग्स में आकर अपना टाइम बर्बाद करने से मना करता है, क्योंकि उसने शहर के बाहर को डीमंस के हरा डाला हुआ है। सेकफील्ड को भी यही कहना है। डीमंस के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जा रही है। अब जिस भी राज्य को ये मालूम होगी उससे आखिर क्यों सबके साथ शेयर करेगा। टर्मिनल वॉर को खत्म हुए 44 साल हो चुके हैं और इतने टाइम बाद डीमंस कॉन्ट्रैक्ट का सामना आना खतरा का साइन हो सकता है। मगर एक बात तो पक्की है कि वेलबानी शहर के कारण पूरी दुनिया को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हॉल में सन्नाटा छा जाता है। इस मुसीबत से बचने के लिए उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो उस पवित्र तलवार को जल्द से जल्द बनाना होगा। अगर वेलबेन कुछ देर तक बचा रहा तो उन्हें पवित्र तलवार को बनाने का कुछ और टाइम मिल जाएगा। अब दुनिया की किस्मत इसी बात पर टिकी है। इसी बीच एक और लेडी उन्हें ज्वाइन करती है और सोचती कि उसके बिना तो मीटिंग में कुछ बातें ही नहीं हुई, इसलिए वो मीटिंग शुरू करने की परमिशन देती है। फिर इन लोगों की लाश की गिनती होती है जो कल लड़ाई में बीस्ट को हाथों मारे गए थे। वहाँ मौजूद एक सीनियर ऑफिसर कहता है कि ट्रेड मिलिट्री के लोग बहादुर तो है,
पर कभी कभी मौत की चिंता ना करने के वे एक गलत रास्ता बन जाता है, क्योंकि डीमन कॉन्ट्रैक्ट युद्ध की तरह वो इंसानी जान को कचरे की तरह समझते हैं। इसी बीच एक गुंडे को पकड़े जाने की खबर मिलती है। लगता है कि ये उसी गिरोह का आदमी है जिन्हें ड्रग्स देकर मॉन्स्टर बनाया जा रहा है। वो आदमी काले कपड़े पहने हुआ आदमी का जिक्र करता है, जिसका चेहरा वो नहीं देख पाया। उसी ने उन्हें गिरोह को ट्रांसपोर्ट स्क्वाड के बारे में खबर दी और फिर उन्होंने हमला किया। उन इंसानों ने कार्गो के बारे में बताया कि उसके अंदर कई सारा कीमती खजाना है। सिर्फ यही नहीं, उस बदमाश ने बताया कि उनके बॉस को भी एक डीमन में बदल दिया गया, पर वो नहीं जानता कि उन्होंने कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया है। तभी उसके मुंह से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आता है, जिससे टाइम रहते वो लोग खत्म कर डालते हैं और सोचते कि आखिर ये काले कपड़े वाला इंसान है कौन। ल्यूक और लीजा अपने वेयरहाउस में कुछ नया फॉर्ज कर रहे हैं, जिन्हें सेसिली बाहर खड़ी होकर ध्यान से देखती है। उन्हें काम करते देख उसे लगा कि ल्यूक नई खटाना पर काम कर रहा है, पर उसने कहा कि वो एक मामूली सी चूरी बना रहा था। जो भी उसने देखा वो तो सिर्फ कारीगरी का एक हिस्सा है, लेकिन अभी भी टेम्परिंग, टच अप और पॉलिशिंग करना बाकी है। लेकिन उसे लगता है कि वो कितनी डिटेल में समझा ले, पर मंदबुद्धि सेसिली को कुछ समझ नहीं आने वाला। उसे इन चीजों से दूर रहना चाहिए। असल में लीजा ने उसे दरवाजे से झटकाते हुए देख लिया था। दरवाजे से झांकते हुए देख लिया था। हालांकि इस रूम में किसी लड़की का घुसना सख्त मना है, पर लीजा का मामला अलग है तो वो एक लड़की, पर वो ल्यूक की स्पेशल असिस्टेंट भी है। पर जो भी हो, सेसिली नई कटाना के लिए काफी एक्साइटेड है, जिससे ल्यूक और भी डीमन की छुट्टी कर देगा। इन सब के लिए जरूर उसे कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी, लेकिन ल्यूक उससे सब बातें कहाँ बताने वाला है। एक बार फिर से उसी नाइट को जेल में दिखाया जाता है जो शहर में नुकसान करे जा रहा था। फिर खबर हनीबॉल के रास्ते ह्यूगो तक पहुंचती है। वो उसे काले कपड़े वाले अनजान और डीमन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। ह्यूगो ने कहा कि जल्द से जल्द उन्हें उस अनजान की पहचान को परखना होगा, जिसकी जिम्मेदारी हनीबॉल की होगी। हनीबॉल भी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है और सामने रखे बक्से को खोलता है, जो फिलहाल खाली है। ह्यूगो ने कहा कि उन्हें इस तलवार का इंतजाम करना होगा, जिसके लिए ल्यूक और सेसिली को साथ आना होगा। पर फिलहाल ह्यूगो ने एक नए मेहमान को बुलाया है, जो कौन है सिर्फ वही जानता है। एक बार फिर हम ल्यूक के घर को सबको लंच करते देखते हैं। सेसिली एक और बार ल्यूक से अपने लिए कटाना फॉर्ज करने के लिए जिद करती है। सेसिली अभी एक नई योद्धा है और उसे कई नए मुकाम हासिल करने हैं। वो कटाना के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार है। वो चाहते कि ल्यूक उसकी सिर्फ ये एक इच्छा पूरी कर दे। किसी तरह वो उसके मुंह से हवा निकलवा ही लेती है, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान देखने को मिलती है। ल्यूक ने कहा कि बिल्कुल यही बात उससे किसी और ने भी कही थी। तो ठीक है, सबसे पहले पैसों की बात कर ली जाए। ल्यूक ऐसे तो किसी के लिए भी इतनी बेइज्जती तलवार फ्री में नहीं बना कर देगा। सेसिली भी पैसे देने के लिए तैयार है, पर जब उसने ल्यूक के मुंह से हर एक चीज की कीमत के बारे में सुना तो उसका मुंह उतर गया। ल्यूक हर एक चीज की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, इसे सुनकर सेसिली हक्की बक्की रह जाती है और वो कहती है कि एक मामूली सर्वेंट सिर्फ एक तलवार पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती है, क्योंकि ल्यूक ना तो उसे EMI प्लान दे रहा है और ना कोई डिस्काउंट। शायद वो उसके लिए कटाना बनाना ही नहीं चाहता। उसने कहा कि अगर सेसिली के पास पैसा नहीं है तो उसे एक कटाना के बारे में भूल जाना चाहिए। सेसिली फ्रस्ट्रेट होकर सीधे अपनी दोस्त पैटी के पास पहुंचती है। कहती है कि मैं ही बेवकूफ थी कि उस ल्यूक को मैंने भला मानस समझा। तभी हनीबॉल उसे अपना पास बुलाकर एक स्पेशल मिशन के बारे में बताता है। ह्यूगो को कैबिन की ओर जाते हुए हनीबॉल उसे कहता है कि उसे ल्यूक के साथ मिलकर एक बेशकीमती चीजों की रखवाली करनी है। सेसिली हैरान है, सिर्फ वही क्यों? हनीबॉल कहता है कि पहले तो वो एक काबिल लड़की है और दूसरा कि वो एक लड़की है। कैबिन के गेट को नॉक करते हुए ह्यूगो उन्हें अंदर आने को कहता है और सेसिली का स्वागत करता है। वो सेसिली को एक नए मेहमान से मिलाना चाहता है, जो एक दूसरी लड़की एरिया है, जिसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी सेसिली को मिलने जा रही है। फिर दोबारा स्काइदी को दिखाया जाता है। वो बेचारा अपने पूरे अतीत से इतना तंग आ चुका है कि अब सिर्फ मरना चाहता है। वो बार बार कहदूक को कोसता है। वही एरिया और सेसिली की पहली मुलाकात हुई। सेसिली उस बेशकीमती सामान के बारे में पूछती है, जिसके बारे में हनीबॉल उसे बता रहा था, पर उसने सिर्फ आधी बात बताई। एरिया कहती है कि तुम्हें मेरी ही रखवाली करनी है, क्योंकि मैं ही वो मैजिक स्वॉर्ड हूँ। सेसिली को तो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो फिर से एक बार ल्यूक के पास पहुंच जाती है, पर इस बार उसकी मांग कटाना नहीं है। आज वो एक जरूरी काम से आई है। ल्यूक को अभी भी यकीन नहीं कि सेसिली जैसी नकली नाइट कभी काम की बात भी कर सकती है। जैसे ही एरिया ने पूछा कि क्या ये दोनों अच्छे लवर्स हैं, तो सेसिली अपनी नर्वसनेस को फ्रस्ट्रेशन में बदलकर ल्यूक पर लपक पड़ती है। उन्हें इस तरह देखकर एरिया की तो हंसी छूट गई। लीजा ने उसे खाने के लिए कुछ बेर भी दिए, जो ऐश फॉरेस्ट का एक खास फल है। वाकई ये जगह स्पिरिट पार्टिकल से घिरी हुई है। ल्यूक ने पूछा कि लड़की को मैं एक मैजिक स्वॉर्ड क्यों मान लूं? फिर एरिया कुछ मंत्र बोलती है और उसके चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं, जो एक तेज रोशनी से एरिया की चमचमाती मैजिक स्वॉर्ड में बदल जाती है, जो दूर से ही किसी चीज के दो टुकड़े कर सकती है। पर वो हमला एक कॉन्ट्रैक्ट ही जैसा था।
ड्यूक ने बताया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तवज्जो आने की जरूरत होती है। अपनी तारीफ सुनने के बाद एरिया फिर से एक सुंदर लड़की में बदल गई। ड्यूक को समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक मैजिक स्वॉर्ड की जिम्मेदारी किसने सेसिली को क्या सोच कर दे दी। सेसिली कहती कि कोई ये सोच भी कह नहीं सकता कि एक मैजिक स्वॉर्ड एक लड़की में बदल सकती है, इसलिए उसकी सेफ्टी काफी बढ़ जाती है। जब एक और बार ल्यूक ने उसके वापस आने के कारण पूछा तो सेसिली ने लीजा की ओर इशारा किया। हनीबॉल जानता कि दुश्मन मैजिक स्वॉर्ड पर एक और बार हमला कर सकता है। इस बात के चांस भी काफी ज्यादा है कि डोमोन कॉन्ट्रैक्ट शहर के अंदर ही बनाए जा रहे हैं। अगर ये बात सच निकली तो हमने से कोई नाइट्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक बात याद रखने वाली है कि मौत से डरो और उसका सामना करो। ये डीमंस के खिलाफ एक महान हथियार साबित होगा। इसी तरह हनीबॉल ने भी खुद को पिछली लड़ाई में बचाया था। कमांडर हनीबॉल सबको जब अपनी ड्यूटीज के बारे में समझाने ही वाला था, तभी एक नाइट पूछता है कि अपने सेसिली कैम्बेल को क्या सोचकर मैजिक स्वॉर्ड की रखवाली का काम दिया। हनीबॉल ने कहा कि उसे कैम्बेल परिवार पर हमेशा से भरोसा रहा है। वही सभी बढ़िया लंच का लुत्फ उठा रहे होते हैं। एरिया को मीट का टेक्सचर इतना पसंद आया कि उसने एक और ऑर्डर दे दिया। लीजा अब नहीं खाना चाहती, पर सेसिली अपने खाने के टेस्ट नहीं बिगाड़ना चाहती, इसलिए उसने लीजा से साथ देने के लिए कहा। आखिर लीजा एक माहिर बावर्ची है। इसी के साथ उसका अगला ऑर्डर भी तैयार है। सेसिली ने देखा कि लीजा शायद काफी टाइम बाद बाहर खाने के लिए आई है। ल्यूक जैसा बोरिंग इंसान उसे कभी बाहर ला नहीं सकता। लीजा ने कहा कि ल्यूक अगले महीने की एग्जिबिट में हिस्सा ले रहा है। वो हमेशा से एग्जिबिट्स का हिस्सा बनते आए हैं और पर मजे के लिए तो बिल्कुल नहीं। फिलहाल ल्यूक किसी चीज की खोज में गया है जो हाल ही में जो है वो तलवार जो ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये कहती ही लीजा दिखाने लगी कि ये उसके मुंह से निकल गया। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं पाई जाती। वही ल्यूक एरिया के बारे में किसी से बात कर रहा है, उससे चाय के लिए भी पूछता है। एरिया अपने नए दोस्तों के साथ शहर में मजे कर रही है। उसने कई दिनों बाद एक ऐसा शहर देखा जहाँ लाशों के ढेर और राख की स्मेल नहीं है। सेसिली ने कहा कि आमतौर पर शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तभी एक बच्चा आकर उसे टकरा कर गिर जाता है, जिसके बदले में एरिया अपनी कैंडी उससे बच्चे को दे देती है। सेसिली के पूछने पर एरिया अपनी उम्र 40 से 50 तक बताती है। उसे तब जगाया गया था जब उसे वलबाई युद्ध चल रहा था। वो युद्ध भूमि के बीचों बीच एक तलवार बनाकर खड़ी थी, पर वो नहीं जानती थी कि उसे यहाँ किस वजह से लाया गया है। एक नाइट ने उसकी मदद से कई दुश्मनों को मौत की घाट उतार दिया और उस दिन से हर इंसान के मन में मैजिक स्वॉर्ड का लालच भर गया। एरिया की मदद से ना जाने कितने इंसानों को काट दिया गया। उसका जन्म लोगों की जान लेते हुए हुआ और अभी तक उसने मौत के अलावा कुछ नहीं देखा। पर एरिया अब भी अपने अस्तित्व का सच जानना चाहती है, पर अपने दोस्तों को दाद देख एरिया बात को पलट देती है और फिर से शहर की खूबसूरती की बातें करने लगती है। सेसिली उससे वादा करती है कि वो हर कदम पर उसकी रक्षा करेगी। जिसके बाद हम जेल में कैदियों को जेल तोड़कर बाहर आते देखते हैं, जिनके अंदर से मॉन्स्टर का रूप बाहर आ रहा है। सेसिली पैटी से उस चीज के बारे में पूछती है जिसकी उसने मांग की थी। दरअसल वो एक तलवार है जिसकी शेप थोड़ी अलग है। ये तलवार सिर्फ काटने में नहीं बल्कि चीरने और दर्द देने में भी माहिर है। फिर मिस्टर रिंगार्ड आकर उसकी इस कला की तारीफ करते हैं और पैटी से अपनी तलवार के बारे में पूछते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हथियार चलाने वाले के पास काबिलियत नहीं है तो कितना भी खतरनाक हथियार उसके लिए बेकार है। शायद इसलिए सेसिली अभी तक अपने लिए सही हथियार नहीं चुन पाई है। एरिया को उसका ये रूड अंदाज पसंद नहीं आया। पैटी से एक दमदार तलवार लेकर रिंगार्ड कहता है कि तलवार दुश्मन को बीच से चीर डालने के लिए बनी है, पर एक नाइट की तलवार नागरिकों की रक्षा के लिए है। एरिया कहते कि वो इन जैसे इंसानों को अच्छे से जानती है, अपने ओहदे के रौब जमाते हैं। एरिया का पिछला मालिक भी इसी तरह का था जो अपने घमंड की वजह से बेमौत मारा गया। फिर अचानक लोगों की भगदड़ की आवाजें आती हैं, जिनका कारण वही कैदी है। हनीबॉल अपनी सभी टुकड़ियों को अलग दिशा में भेजता है। उनके लिए ऑर्डर है कि जहाँ भी काले कपड़े वाला इंसान दिखे उसे हरगिज जाने न दिया जाए। सेसिली भी मदद के लिए चलना चाहती है। कमांडर चाहते कि वो फिलहाल मैजिक स्वॉर्ड की रखवाली करे। शायद इस हमले की भनक ल्यूक के कानों तक भी पहुंची है, इसलिए इंसानी डीमंस पूरे शहर में लोगों का खतरा बनते जा रहे हैं, जो इंसानों के शरीर में जाकर उन्हें कठपुतली की तरह कंट्रोल करते हैं। पर जब तक हनीबॉल है उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। होगो इस उधेड़पुन में लगा है कि आखिर वो काले कपड़े पहना इंसान को है कौन जो इन सब के पीछे है। सेसिली को परेशान देखकर एरिया ने उससे कहा कि अगर वो अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहते तो 1 मिनट भी बर्बाद न करते हुए शहर की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। हनीबॉल जानता है कि छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। तब सेसिली दौड़कर शहर की तरफ आई तो उसने लोगों की भीड़ के बीच में उसी काले कोट वाले को देखा, पर इससे पहले वो कुछ एक्शन ले पाती लोगों में भगदड़ मची और वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। उसके सामने एक लाश है जिस पर वॉर्म्स ने कब्जा किया हुआ है।
उसे जिंदा बचाना चाहती है, पर एरिया ने कहा कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। इतने में वो भी उन पर हमला कर देता है और सेसिली भी इस बात पर पूरी तरह तैयार होकर उसे अपनी तलवार से काट डालती है। तभी ल्यूक भी वहाँ पर आ जाता है, जो सेसिली को अफसोस करते देखता है। सेसिली कभी किसी इंसान की जान नहीं लेना चाहती थी और अभी भी उसका डर ऐसा करने की आजादी नहीं देता। भी उसके साथियों को आकर उसे बचाना पड़ता है, जो उसे खूब कोसते और नाइट के नाम पर उसे धब्बा बताकर चले जाते हैं। एरिया उसके आंसू पोंछते हुए उसे समझाती है कि जिन लोगों के मन में दयाभाव होता है वो एक महान नाइट बनते हैं। जेल में तड़पते कैदी को देखकर वो अनजान इंसान उसे मोक्ष देने के लिए लालच देता है, पर बदले में उसे आत्मा की जरूरत है। अगले दिन सेसिली जी तोड़ मेहनत करती नजर आती है, क्योंकि उसकी बहादुरी पर सवाल उठाए गए थे। तभी एरिया उसे मॉर्निंग विश देने आती है। उसकी पूछने पर सेसिली बताती कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना तो एक दिन भी मिस नहीं करती। इसी बात के लिए एरिया ने उसकी तारीफ भी की। एक खास कारण बताते हुए सेसिली ने कहा कि वो ल्यूक की कटारों को चलाना चाहती है और उसकी इस प्रैक्टिस के लिए आजकल दुगनी मेहनत कर रही है। इस नई तलवार को चुनने के पीछे भी सेसिली का कारण है। उससे पक्का विश्वास है कि एक दिन वो ल्यूक को कटाना बनाने के लिए मना ही लेगी, पर एरिया ने उनकी दोस्ती को प्यार का नाम दे दिया। सीरियस बात के बीच ऐसा मजाक करना सेसिली को कतई पसंद नहीं। उसे याद आया कि कल रात एरिया उसके बेड के नजदीक आई थी। दरअसल सेसिली को देखकर उसे महसूस हुआ कि वो उसके अंदर समा जाए। साथ ही उसे नई पिलो भी मिल गई। एरिया का मानना है कि सेसिली ल्यूक को मनाने के लिए उसे अपनी सुंदरता से रिझा सकती है, लेकिन ल्यूक तो पहले से सब कुछ देख चुका है। एरिया को नई कटाना से काफी जलन हो रही है, क्योंकि सेसिली उसका इस्तेमाल अपने राज्य को रक्षा करने के लिए करेगी, ना कि निर्दयता से किसी को मारने के लिए। कितना अच्छा होता अगर सेसिली मैजिक स्वॉर्ड की मास्टर होती। वैसे तो सेसिली खुद को कमजोर समझती है, पर वो एरिया से पक्की दोस्ती करना चाहती है। वो उसमें एक सच्चा दोस्त देखती है। एरिया ने कहा कि वो भी सेसिली को एक अच्छे दोस्त के रूप में ही देखती है। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे से और घुल मिल जाते हैं। साथ ही एग्जिबिट की तैयारी जोर शोर पर है, पर हॉगो को अभी भी मैजिक स्वॉर्ड की चिंता है, क्योंकि वही मेन अट्रैक्शन होने वाली है। इसलिए कोई भी रिस्क लेना भारी पड़ सकता है। तभी वहाँ सेसिली आकर उनकी बातें सुनने लगती है। वो हनीबॉल के मुंह से उस पैराडॉक्स के बारे में सुनती है, जिससे उन्हें नागरिकों की रक्षा करनी होगी, जिसमें से हो सकता है कि कुछ नाइट्स को अपनी जान भी देनी पड़े। उनका प्लान है जल्द से जल्द काले कपड़े वाले इंसान को पकड़ना और मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल उस पर करना होगा। तभी वो दोनों सेसिली को आते देख लेते हैं। हानिबल उसे एक नया स्पेशल देने के लिए तैयार है, जिसके लिए उसे कल होने वाले स्टेज परफॉर्मेंस में मैजिक स्वॉर्ड का साथ देना होगा। ल्यूक के पास वापस आकर सेसिली उसे सवाल करती है कि अगर उसे अपनी किसी खास को बचाना होता और अगर उसके पास उसे बचाने के कोई रास्ते नहीं दिख रहे होते तो वो क्या करता। ल्यूक कहता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर बचाता, पर फिर भी अगर उसके पास कोई रास्ता ना हो तो वो अपनी जान की बाजी तक लगा देता। सेसिली उसका जवाब सुनकर वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और अपनी प्रैक्टिस के वक्त एरिया से कहती कि शायद वो उससे खतरे में डाल सकती है। वो उससे ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, पर इतना जरूर कह सकती कि एरिया को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एरिया ने कहा कि वो सेसिली पर पूरा भरोसा करती है। वहीं वो ब्लैक कोट वाला आदमी स्काईदिक को मैजिक स्वॉर्ड का लालच देकर उसके ब्रेन वॉश कर रहा है। इसी के साथ शहर में एग्जिबिट का दिन आता है, जिसमें नए नए खेल दिखाए जाते हैं। ल्यूक और लिंजा भी जरा टहलने के लिए आए हैं। सेसिली और एरिया को एक साथ देख हनीबल हिचने का हौसला बढ़ाने के लिए कहता है कि अगर उसने मिशन में कुछ कर दिखाया तो उसकी शादी के लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। आखिर हनीबल को भी लगता है कि सेसिली वाकई एक आकर्षक लड़की है। आर्या ने फिर से अपनी सुंदरता के दर्शन ल्यूक को करवाने की बात कही, जिसे सुनकर सेसिली सब पर चिल्लाने लगती है। इसी बीच ल्यूक भी वहाँ पर आता है, पर उन सभी बात सुनकर उसे गलतफहमी हो जाती है। पर ये टाइम सेसिली का कमाल दिखाने का है। हनीबॉल ने उसे सस्ता मोटिवेशन देकर धक्का मार के बाहर भेज दिया, जहाँ मैजिक स्वॉर्ड को देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। एरिया अपना मंत्र पढ़कर अपना रूप बदलकर लोगों को चौंका देती है। अब मैजिक स्वॉर्ड सेसिली के हाथों में है। उसकी मदद से वो कई कमाल दिखाती है, पर उन लोगों के बीच सेसिली की नजर उस पागल आदमी पर पड़ती है, जिससे वो जानती है। वो मैजिक स्वॉर्ड के बार बार नाम लेते हुए लोगों के बीच में भगदड़ मचा देता है और कुछ ही पलों में एक भयंकर डीमन का रूप ले लेता है, जिसे देखकर सेसिली की मानो हालत खराब हो गई। सभी भिक्षु अपने मंत्र का जाप शुरू करते हैं और बुरी आत्मा को भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो अनजान खुफिया इंसान इन सब पर कड़ी नजर रखे हुए है। डीमन से लड़ने के लिए सभी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पर वो फिर भी उन सब पर भारी पड़ता नजर आता है। वो सेसिली से पहले एरिया तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, पर हनीबॉल अभी तक हार नहीं मानी है और डीमन के हाथों में मैजिक स्वॉर्ड देख सेसिली फिर उठ खड़ी होती है। तभी लिंजा और ल्यूक उसे ले जाने के लिए आते हैं, पर हमेशा की तरह सेसिली अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में किसी के नहीं सुनती। वो ल्यूक से कटाना की मैजिक की मांग भी करती है,
लेकिन ल्यूक उसे मुंह पर मना कर देता है और सेसिली का मन में अभी भी एरिया की छवि आती दिखाई पड़ती है। अब वो किसी भी कीमत पर ल्यूक की तलवार लेना चाहती है, चाहे उसे मारने तक की काम क्यों न करना पड़े। वो सिर्फ एक तलवार के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। इस बार तो लिंजा भी उसका साथ देती है। ल्यूक मान तो गया, लेकिन अगर उसने तलवार दे भी दी तो डीमन की गर्मी से वो जलकर राख हो जाएगी। वो सेसिली को बताता कि डीमन भी एक इंसान ही है, तो हो सकता है कि लड़ते वक्त उसके हाथ कांपने लगे। और आखिरी मंजूरी मिलते लीजा ल्यूक एक नई चमचमाती कटाना तैयार करते हैं। मगर उस डीमन को एक बार मारने के मौका सेसिली को मिलेगा। नाकामी उसे सीधा मौत की तरफ ले जाएगी, पर एक नाइट कभी भी अपने शब्द वापस नहीं लेता। ल्यूक अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता और उस डीमन पर 2 वार करके तीसरा मौका सेसिली को देता है। सेसिली का मन में इस वक्त सिर्फ एरिया को बचाना है। उस कटाना की निकलती शक्ति के साथ सेसिली कहती है कि जब तक दुनिया में अंधेरा रहेगा वो बुराई के खिलाफ लड़ती रहेगी। और अगले ही पल सेसिली एक ही बार में इस डीमन को नष्ट करके अपना वादा पूरा करती है। जैक स्ट्रेडर की राख उनकी आंखों से सामने हवा में उड़ जाती है। कमांडर सभी नाइट्स के परिवार वाले शहीदों की आत्मा की शांति के लिए इकट्ठा होते हैं। एरिया खुद को खुद किस्मत समझती है जो सेसिली जैसे दोस्त उसके साथ है। सेसिली वादा करती है कि मैजिक स्वॉर्ड के साथ मिलकर लोगों की रक्षा करेगी और एरिया भी भावुक होकर खुद को उसके कदमों में सौंप देती है। अगली सुबह लीजा काफी जल्दी उठ जाती है। अब बाहर जाकर देखने पर उसे आज का दिन काफी सुहाना लगता है। लीजा ने फैसला किया कि आज वो अकेले ही घर के सारे काम निपटा देगी और इसी के साथ लीजा गांव के कुएं से पानी भरने चल देती है। वहाँ मौजूद कुछ औरतें उसकी काफी तारीफ करती हैं। उन्हें लीजा इतनी पसंद है कि वो अपने बच्चों से उसकी शादी तक करवाने को तैयार हैं। पर लीजा का भी कोई इरादा नहीं है। मिस अन्ना उसे कार्टून भर के ताजी सब्जियां देती है और कहती है कि ये सब फ्री में मत समझो, इसके बदले में तुम ल्यूक से मेरे लिए 2 चाकू बनवा देना। पर उसने सोचा नहीं कि छोटी सी लीजा इतनी सारी सब्जियां कैसे लेकर जाएगी। लीजा ने तो जैसे ठान लिया कि वो किसी की मदद नहीं लेने वाली। रास्ते में उसे एक किसान मिलता है और जो उसे एक बड़ी सी मूली देकर उसके बोझ और बढ़ा देता है। लीजा घर आकर थोड़ा आराम करती है और फिर जोर शोर से नाश्ते की तैयारी में लग जाती है और गर्मा गर्म नाश्ता बनाते हुए ल्यूक की आवाज लगाना शुरू करती है। काफी इंतजार के बाद ल्यूक आता है और फिर दोनों मिलकर बढ़िया नाश्ते का आनंद लेते हैं। लीजा ल्यूक को आज के नाइट्स के ऑर्डर के बारे में बताती है, पर ल्यूक के पास पहले से 2 चाकू डिलीवर करने के लिए पड़े हुए हैं। लीजा ने सोचा कि आज शायद ल्यूक सेसिली का कटाना बनाएगा, लेकिन इस बारे में उसने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। इसी तरह लीजा ल्यूक को मना ही लेती है। फिर वो दोनों भट्टी में जाकर काम पर लग जाते हैं। इसी तरह उनका लंच का टाइम भी हो गया। ल्यूक कटाना के बारे में सेसिली को नहीं बताता है। वो कहते हैं कि काम तब शुरू होगा जब उसके हाथ में रोकड़ा आ जाएगा। ल्यूक को लगता है कि शायद सेसिली को कटाना के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। खैर उसके कहना सही है, पर सेसिली सीखने के लिए तैयार है। सेसिली उससे डीमन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है। ल्यूक बताता है कि एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट इंसान शरीर और आत्मा को खाकर उसकी शक्ति को कंट्रोल करने की प्रक्रिया है और इन डीमंस का इस्तेमाल वेलबानी की लड़ाई में भी हुआ था करीब 40 साल पहले। उस लड़ाई में कई लोगों ने बलिदान दिया और आखिर में देश के सैनिकों को डीमंस में तब्दील कर दिया गया था। सेसिली के पूछने पर ल्यूक ने एक और चीज के बारे में बताया जो डीमंस कॉन्ट्रैक्ट का जरूरी हिस्सा है। वो वही डेथ वर्ड्स है और डेथ वर्ड्स को दिल पर लिखा जाता है और साथ ही कुछ अजीब टैटूज भी बनाए जाते हैं। डेथ वर्ड्स हर किसी के दिल पर कार्व्ड होते हैं और उसे पढ़ने के लिए कई सारे तरीके हैं। दरअसल डेथ वर्ड्स पढ़ने के लिए किसी की भी चेस्ट को खोलकर उसे ट्रांसक्राइब करके मिरर के साथ पढ़ा जा सकता है, नहीं तो डीमंस कॉन्ट्रैक्ट मुमकिन नहीं है। अब तक जो भी डीमंस केसेस सेसिली ने देखे हैं उनके पीछे एक ही आदमी को पाया गया है, वो काले कपड़े वाला आदमी। पर जो भी डीमन कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे मारना होगा। तभी एरिया को बात को घुमाकर खाने की ओर लाती है। जब लीजा काम के वक्त काफी थकी हुई नजर आती तब उसकी दोस्त उसकी मदद करने के लिए आते हैं। काम के वक्त सेसिली लीजा को अपना मेकओवर करने की सलाह देती है, पर लीजा अपने मुराने ल्यूक से काफी खुश है और ल्यूक की एक आवाज पर वो अंदर दौड़ी चली जाती है। कुछ देर बाद सेसिली अपनी नौकरानी फिर एटकिन से पूछती है कि क्या वो इतना काम करके थकती नहीं। असल में फिर कैम्बल परिवार के लिए काम करने में अपनी शान समझती है। सेसिली उससे जैसे अंदर की बात पूछने वाली होती है, हम एक और बार एग्जिबिट की दुकानों की चौड़ चलते हैं जहाँ सभी साथी मजे कर रहे हैं। ल्यूक आज थोड़ा खाली था इसलिए सेसिली उससे जबरदस्ती यहाँ ले आई। वो कहते कि ल्यूक ने लीजा को हमेशा एक साथी से ज्यादा अपना नौकर समझा है। ल्यूक को लगा था कि वो कुछ सीरियस बात करने वाली है। असल में ल्यूक ही लीजा को अपने साथ रखने के लिए लाया था, पर सेसिली की शिकायत ये है कि ल्यूक ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर अब लीजा एक बच्ची नहीं रही, फिर भी वो एक फ्रॉक क्यों पहनती है। उसने लगभग ल्यूक को धमकी दे दी और उसे आज के बाद लीजा की हर खुशी का ध्यान देना होगा। ल्यूक ने इन सब के बाद अपना दिमाग पर जोर तो जरूर डाला। आगे एक फैंसी क्लॉथ्स की दुकान देखकर सेसिली लीजा को अंदर खींचकर ले गई। इस बार तो ल्यूक ने भी उसे इजाजत दे दी और लीजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।
आंसू जैसे उसकी दोस्तों से राजकुमारी बनाकर ही छोड़ेगी। लीजा एक के बाद एक नई सारी चमचमाती ड्रेसेस पहनकर देखती है। इसी बीच लीजा के मन में ल्यूक के ख्याल आता है। उसने पैसे देने के लिए हाँ तो कहा, पर क्या वो खुश है? लीजा दूसरों के बारे में काफी सोचने वाली लड़की है, पर उसके लिए ल्यूक को समझना भी तो मुश्किल है। लीजा किसी तरह मन बनाकर अपनी मनपसंद ड्रेस पहनकर ल्यूक के सामने आती है, पर वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है। ल्यूक ने कहा कि सेसिली और एरिया पहले ही यहाँ से जा चुकी हैं और अब उन्हें भी चलना चाहिए, लेकिन असल में वो दोनों ल्यूक की हरकतों पर नजर रखे हुए थी। कुछ टाइम और देखकर वो ल्यूक और लीजा को एक साथ आने का टाइम देना चाहते हैं, लेकिन ल्यूक का एटीट्यूड तो अभी भी पहले जैसा ही उखड़ा उखड़ा सा है। सेसिली अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रास्ते में लीजा नए कपड़ों के लिए और मेले में घूमने के लिए ल्यूक का शुक्रिया अदा करती है। आज उसने काफी मजे किए। लीजा ल्यूक से बात करने की कोशिश करती है, कभी मौसम का तो कभी डिनर का बहाना बनाकर, पर उसके कान पर जो तक नहीं रेंगती। जब आखिर में लीजा अपनी आंखों में आंसू भर के आखिरी बार अपनी ड्रेस के बारे में पूछती है, तो ल्यूक उसे एक प्यारी सी टोपी पहना देता है जो उसने इंतजार करने वक्त खरीदी थी, और उसे टोपी को देखकर लीजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर दूसरी ओर एरिया और सिसिली किसी से बचकर भागते हुए नजर आते हैं, और ये वही इंसान है जो ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट के पीछे का राज है। अब उनके पास उसका सीधा मुकाबला करने के अलावा कोई चारा नहीं। मगर अचानक ऐसे 3 काले कपड़े वाले इंसान उन पर लगातार हमला करने लगते हैं। सिसिली इन सबका चेहरा देखना चाहती है, जिसमें से 2 तो अपना रास्ता नापते निकल लेते हैं, पर आखिरी बची लड़की अपना तुलिया दिखाते हुए सेसिली पर अपनी तलवार लेकर टूट पड़ती है। सेसिली और एरिया उसकी स्ट्रेंथ देखकर दंग रह जाते हैं। एरिया चाहती कि उस पर मैजिक स्वॉर्ड इस्तेमाल की जाए, मगर सेसिली इतनी कीमती तलवार को मामूली इंसान पर इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आखिरकार उसे एरिया की जिद माननी पड़ी। एरिया ने अपना मंत्र पढ़कर अपना रूप बदल लिया, जिसके बाद 3rd रूट सेल्फ डिफेंस की नाइट सेसिली पूरी तरह तैयार हो गई। वो लड़की जिसका नाम डोरियस है, उसे सिर्फ मैजिक स्वॉर्ड से मतलब है। अगर सेसिली चाहे तो अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप वो तलवार उसके हवाले कर सकती है, लेकिन सेसिली ने साफ कह दिया कि अगर उसने तलवार इस्तेमाल की तो डोरिस की मौत गारंटी नहीं दे सकती। और डोरिस अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए सेसिली पर पूरी ताकत से हमला कर देती है, पर मैजिक स्वॉर्ड उसे कम से कम मारने से तो बचा लेती है। और डोरिस ने कहा कि उसके पास भी एक मैजिक स्वॉर्ड ही है जिसका नाम क्लामूरा है, इसलिए सेसिली को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लीजा खुशी खुशी गुनगुनाते हुए कपड़े सुखा रही होती है, तभी 2 लड़कियां आकर उसे डरा देती हैं। लीजा उन्हें घर ले आती है। उनमें से एक लड़की शार्लेट ये कटाना को घूर रही होती, तभी ल्यूक आ जाता है और शार्लेट कहती कि एम्पायर ने खुद को ल्यूक को लाने का फैसला किया। वो चाहती है कि ल्यूक और लीजा फटाफट अपना बोरिया बिस्तर बांधे और उनके साथ चल दें, लेकिन ल्यूक ने कहा कि उसकी भलाई यहाँ से चुपचाप निकल जाने में ही है। शार्लेट को लगता है कि अब उन्हें ताकत के इस्तेमाल करना ही होगा। शार्लेट अपनी ताकत की धौंस जमाने लगा। उसने कहा कि जल्दी वाइल्ड स्वॉर्ड की उसके कब्जे में होगी। दूसरी तरफ मैजिक स्वॉर्ड आपस में लड़ रही हैं। सिसिली ने अपनी वार से डोरिस को झटका दे दिया, पर डोरिस भी कहाँ हार मानने वाली है। वही शार्लेट ल्यूक को कहीं जाने नहीं दे रही। उसकी असिस्टेंट वांडा इनकार्नेशन को इस्तेमाल करती है और खुद को एक मैजिक स्वॉर्ड में बदल लेती है। इसे हाथ में उठाकर शार्लेट ल्यूक को डराने की कोशिश करती है, और ल्यूक और लीजा भी कुछ ही देर में तैयार हो जाते हैं। ल्यूक अपनी कटाना लेकर आगे बढ़ता है और मैजिक स्वॉर्ड को हटाकर अपनी तलवार की नोक शार्लेट के गले के ठीक ऊपर रख देता है। वो कहता है कि एक छोटे बच्चे को तलवार जैसी चीज से नहीं खेलना चाहिए, लेकिन उससे बहस करने का टाइम अभी नहीं है क्योंकि सेसिली खतरे में है। बस वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड के बलबूते पर बच रही है। तब भी एक लाल वाले वाली लड़की जिसका नाम मार्गोट है उसके साथ 2-2 हाथ करना चाहती है। उसने अपनी लाइट रे स्वॉर्ड रैम्पो या उसे सिसिली को जख्मी कर दिया। उसे शुक्र मानना चाहिए कि मार्गोट का निशाना सिर्फ उसकी बाजू थी। मार्गोट देखना चाहती है कि मैजिक स्वॉर्ड कितनी देर तक उसके हमलों को झेल सकती है, लेकिन सिसिली के पलटवार को देखते हुए एक और लड़की के इस मुकाबले में शामिल हो गई। मैजिक स्वॉर्ड मांगने के लिए उसने सिसिली को चेतावनी दी, पर सिसिली ने उसे हल्के में लिया। वो लड़की अपना नाम पेनेलोप बताती है जिसका हथियार बुल्लॉक नाइफ है। वो बिना सोचे सिसिली पर हमला कर देती है, पर सिसिली मौके देखकर उसे एक पंच मारती है और देखते ही देखते तीनों साथी उसे एक साथ घेर लेते हैं। वो उसकी मैजिक स्वॉर्ड को जबरदस्ती छीनने की जिद करती है, और बात न मानने पर डोरिस उसकी हालत का फायदा उठाकर एरिया को उठाकर वहाँ से चलते बनती है। सिसिली ने अभी भी हार नहीं मानी है, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ल्यूक और लीजा अपनी नई तलवार के साथ आए थे। ल्यूक ने एक ही झटके में उन्हें तगाने लगाकर सिसिली की जान बचा ली। सिसिली हागो से माफी चाहती है क्योंकि उसने लगभग एरिया को खो ही दिया था। शुक्र हो ल्यूक का जो उसने टाइम पर आकर उसकी मदद की। इस वक्त हॉल में शार्लेट मौजूद है और उसने बताया कि वो एक इंपीरियल प्रिंसेस है और इस शहर में सिर्फ मैजिक स्वॉर्ड को लेने आई है।
साथ ही वो ल्यूक को भी साथ ले जाना चाहती है। शार्लेट हगो की भी बात मानने को तैयार नहीं है। वो उसकी इतनी सारी डिमांड एक बार में पूरी नहीं कर सकता। शार्लेट कम से कम शॉट तो लेकर ही जाएगी। वो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे तक देने को तैयार है। उसे इस तरह बहस करते देख सेसिली बीच में बोल पड़ी। वही शार्लेट की चमचियां भी उसके जवाब में खड़ी हो जाती हैं। सेसिली उन लोगों को तो तलवार कतई नहीं देगी। उन्हें उसे धोखे से चुराने की कोशिश की। हो सकता है फायदे के लिए वो एरिया को और कहीं बेच दे। आखिर उसमें भी जान है। वो हंसती है, बोलती है, सोती है, जो भी हो सेसिली का मानना इस वक्त काफी मुश्किल है। हनीबॉल ने कहा कि वो सब मजबूर है। अगर उन्होंने इन बच्चियों को गिरफ्तार कर लिया तो इंपीरियल परिवार की बेइज्जती होगी। बिजनेस के बारे में सेसिली अभी भी जानती नहीं, इसलिए उसे चुप रहना चाहिए। अब वो चाहता है कि अगर शार्लेट सच में रॉयल परिवार से बिलोंग करते तो उसे साबित करके दिखाना होगा। उसे परीक्षा देनी होगी। शार्लेट उसे एक तलवार दिखाती है जिसे सिर्फ ऐसा खानदान के लोग ही कैरी करते हैं। उसकी मदर ने इंपीरियल हाउस की नैप्स को पकड़ लिया था। इसके बाद वो उनके ऊपर दया बरसाने लगा। वैसे तो उसकी मॉम को वहाँ से निकाल दिया गया था, लेकिन अगर शार्लेट राजा की नजरों में आ जाती तो वो फिर से राज्य में लौट सकती थी, वो भी अपनी माँ के साथ। ये तलवार राजा के द्वारा उसकी मॉम को दी हुई एक निशानी है। वो फिर भी एक बार इस तलवार की जांच करेगा और उसके बाद ही एक फैसला किया जाएगा। शार्लेट अपनी मॉम की इज्जत वापस दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब तक जांच नहीं हो जाती हगो उसकी चारों स्वॉर्ड्स को जानने की परमिशन नहीं दे सकता। और शार्लेट कहने लगी कि इस सेसिली का घर कब काम आएगा। आखिर वो अपनी मेहमानों को अंदर तो नहीं करेगी। हनीबॉल भी यही चाहता है, लेकिन इससे पहले ही ल्यूक उन्हें लेकर सेसिली के घर चल देता है। शाम को डिनर के वक्त शार्लेट ने पूरा मेन्यू ऑर्डर कर दिया, पर सेसिली के पास इतने पैसे नहीं है। आज की पार्टी शार्लेट की तरफ से होगी। कुछ ही देर में लजीज खाना उनके सामने होता है, जिसके बाद सभी खाने का आनंद लेना शुरू करते हैं। पर जब पैसे देने की बात आती तो शार्लेट के पैसे कम पड़ गए। अब उन्हें कुछ शार्लेट का नाम बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। शार्लेट ने कहा कि बिल सेसिली के खाते में चढ़ा दिया जाए। इतना सुनते ही होटल का मालिक ने सारा बिल कैम्बेल परिवार के खाते में चढ़ा दिया। जब वो सब सेसिली के घर के बाहर पहुंचते हैं तो उनमें दरवाजा खोलने के ऊपर बहस होने लगती है। इतने में शार्लेट आगे बढ़कर जब गेट खोलते तब सेसिली की मेट फियो गुस्से में उसे एक हाथ से उठा लेती है। फियो अपने घर का ध्यान पूरी जिम्मेदारी के साथ रखती है, पर शार्लेट को उसका बर्ताव पसंद नहीं आया। फियो ने कहा कि चाहे वो कहीं की राजकुमारी क्यों ना हो या नौकरानी क्यों ना हो, लेकिन कैम्बेल घर सबके लिए समान है। फिर शार्लेट के सर्वेंट्स को उनकी असली सर्वेंट ड्रेस पहना देती है। सिर्फ यही नहीं, शार्लेट का भी कुछ यही हाल है। डोरिस सेसिली को हंसते देख उसकी तरफ बढ़ती है, पर उससे पहले ही फियो ने उसकी चटनी बना दी। उसने साफ धमकी ये दी कि अगर आगे से किसी ने सेसिली पर उंगली उठाने की जरूरत की तो सबको तैयार रहना होगा। शार्लेट उसे देखकर बच्चों की तरह रोने लगी। उसने कहा कि अगर वो इस घर में काम करेगी तो सेसिली को भी घर में नौकर बनकर रहना होगा। शायद उसकी बात फियो के दिल को छू गई, इसलिए मालकिन होते हुए भी सेसिली को अंदर खींच कर ले गई। उसने जबरदस्ती सेसिली को अपने पसंद के कपड़े पहना डाले। फिर ल्यूक और लीजा को दिखाया जाता है जो मार्केट से गुजरते टाइम कुछ देखते हैं। ल्यूक उसी जगह वापस आ जाता है जहाँ उसने शार्लेट की चमचियों का मजा चखाया था, पर उसे याद है कि एक जरूरी काम भी अभी बाकी है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। इसी बीच सेसिली भी वहाँ आ जाती है, जो शक्ल से काफी घबराई हुई दिख रही है। शायद वो कुछ छुपाने की कोशिश में है। उसने समझाने की कोशिश करी कि ये सब फियो का किया कराया है। हालांकि लीजा को उसका नया लुक काफी पसंद आया। ल्यूक ने उसे शांत करने के लिए उसकी एक छोटी सी तारीफ कर दी, पर सेसिली उसका कुछ और ही मतलब निकाल बैठी और ल्यूक को जोरदार पंच मारकर निकाल गई। पता नहीं क्यों उसे अपने ही घर में काम करना पड़ रहा है। सेसिली ने पहली बार अपना स्टोर रूम देखा है, तभी उसके ऊपर एक बॉक्स आ गिरता है, पर तभी फियो की आवाज आती है जो शार्लेट को अपना कवच संभालने के लिए उठा रही है। सेसिली ने कहा कि उसने आज तक वैसे तो कुछ काम नहीं किया, पर ल्यूक ने उसे लाइफ स्किल्स दिखाई हैं, पर उससे ज्यादा काम तो शार्लेट जानती है। काम कर करके सब लड़कियों की हालत खराब हो जाती है। फियो चाहती कि अब सब नहा धोकर खुद को साफ कर लें, इसलिए वो सब नहाने के लिए पूल पहुंच जाते हैं, जहाँ शार्लेट फिर से मैजिक स्वॉर्ड की मांग करती है। उसे अपनी मॉम की इच्छा को जो पूरा करना है। उसने बताया कि वो 1 साल पहले गुजर चुकी है। सेसिली शार्लेट से पूछती कि उन्होंने मरने से पहले क्या कहा था। शार्लेट की मदर कम से कम एक बार वापस लौटना चाहती थी। वो हर रात महाराज के बारे में सोचती थी, पर उन्होंने इस बात को सबसे तब तक छुपा कर रखा जब तक वो इस दुनिया से चल नहीं बसी। अगर उसके पिता उसको बेटी की तरह स्वीकार करते तो जरूर उसकी मदर को याद करेंगे। उस रात डिनर के टाइम डोरिस एरिया को उसके खाने के शौक के लिए टोक देती है, पर एरिया कहते कि तुम जैसे दोस्त खाने का मजा दुगना कर देते हो। और शार्लेट की मॉम ने उसके खाने की अहमियत के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दिया कि वो खाने को सिर्फ टेस्ट देखकर नहीं खाती,
वैसे भी फियो के हाथ के खाने की बात ही अलग है। मार्गोट को लगा कि सेसिली की खूबसूरती और उसकी जैसे फिट शरीर का राज ही खाना ही है, इसलिए वो भी खाने को और ज्यादा मात्रा में खाने लगी। लगता है कि सभी लड़कियों के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो चुकी है। देर रात को मैडम लूसी को जागते हुए देखकर शार्लेट उनके कमरे के बाहर आ जाती है, जिसे लूसी देख लेती है। लूसी उसे कढ़ाई की कला सिखाती है, जो शार्लेट की मॉम भी इस्तेमाल किया करती थी। उन्हें इस तरह खुश देखकर सेसिली के चेहरे पर एक भी स्माइल आ जाती है। अगले दिन मार्गोट को ट्रेनिंग करते दिखाया जाता है। एरिया उसकी तारीफ करती है, पर मार्गोट चाहती है कि काश उसके पास भी मैजिक स्वॉर्ड जैसी कोई चीज होती, जिसकी वो पूरी जान लगाकर हिफाजत करती। उसने एरिया से पूछ लिया कि क्या वो एक बार उसे आजमा कर देखना चाहेगी, तो एरिया ने पहले उसकी परीक्षा लेने की बात कही। बाहर से सामान लाते वक्त शार्लेट और उसकी सहेलियां उसे हंसाने और उसका मन हल्का करने की कोशिश करते हैं। पेनेलोप और डोरिस की बातों को शार्लेट समझ जाती है। पेनेलोप उसे समझाती है कि बेशक वो इस वक्त थोड़ा भटके हुए हैं, पर वो सब अपने वादे को अभी नहीं भूले हैं। वहीं एरिया और सेसिली ने उन तीनों की तलवारों को सिक्योर कर दिया है, पर वांडा अभी भी जेल में है। और इतनी सारी जादुई तलवार देखकर एरिया कहते कि काश वो भी एक आम तलवार होती। तभी पैटी सेसिली को बुलाने आती है, जिसे कमांडर ने भेजा है। सेसिली के जाने के बाद एरिया उस शख्स से मिलने जाती है, जो उसके अलावा इकलौती तलवार है जो कि इंसानी रूप ले सकती है। वो उससे कुछ जानना चाहती है कि अगर वो तीनों स्वॉर्ड्स अपने इंसानी रूप में वापस नहीं आ सकती तो उनमें और हमें क्या फर्क है। वो जानना चाहते कि उससे किसने और किसके लिए बनाया है। वांडा ने कहा कि मैजिक स्वॉर्ड डीमंस का एक रूप है, जो डीमन कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा होती हैं। भले उसे इस बात पर यकीन ना हो, पर वक्त आने पर सच उसके सामने होगा। इतने टाइम तक सेसिली के पास रुकने के बाद सभी लड़कियों के मन में शंका होने लगती है, और अभी तक उसने उन्हें साथ क्यों रखा हुआ है। ये जानने के बाद भी उन्होंने एरिया को चुराने की कोशिश की। असल में सेसिली को शार्लेट और उसकी चमचियों में एक अच्छा इंसान नजर आता है। पीयू कहती कि सेसिली के पिता काफी हैंडसम दिखते थे, शायद उसका होने वाला हीरो भी इतना ही हैंडसम हो। पर शार्लेट इस खेल से बोर होकर फिर से मैडम लूसी के पास चली जाती है। दरअसल उसे यहाँ रहकर अपनेपन की फीलिंग आने लगी है, पर ये सब सिर्फ तब तक चलेगा जब तक उसके पिता का कोई संदेश नहीं आ जाता। शार्लेट को ये आम जिंदगी काफी पसंद है। वो अपनी माँ से किया वादा तो पूरा करना चाहती है, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसके पिता हमेशा के लिए उसे महल में रुकने का आदेश दे दें। वो आंसू भरी आंखों के साथ लूसी से पूछते कि उसे अब क्या करना चाहिए। मैडम लूसी शार्लेट को कुछ समझाने की कोशिश करती है, शायद उसकी मॉम भी यही करती। उन्होंने कहा कि दूसरों की खुशी जरूरी है, पर हम हमेशा दूसरों के लिए नहीं जी सकते। आखिर हमारी अपनी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, और शार्लेट जानती है कि उसे खुशी किसी चीज में मिलती है, और शार्लेट जानती कि उसे खुशी किस चीज में मिलती है। कुछ देर बाद महाराज का संदेश भी आ जाता है। उन्होंने कहा कि शार्लेट नाम की कोई भी लड़की उनके घराने से वास्ता नहीं रखती, और अगर उन्होंने किसी भी स्वॉर्ड की चोरी करने की कोशिश की तो उन्हें इस बात की सजा जरूर दी जानी चाहिए, और इन सभी तलवारों को कब्जे में ले लिया जाना चाहिए। इतना सुनते ही शार्लेट को शौक लगता है, और वो सहन नहीं कर पाती कि उसकी पिता ही उसके साथ ऐसा करेंगे। अब हैगो भी किंग के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकते, पर ऐसा आदेश शार्लेट के साथ नाइंसाफी होगी। हनीबॉल ने कहा कि वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि जो कहा गया है वही करे, पर शार्लेट को सजा तो देनी ही होगी। सेसिली उसे सुरक्षित यहीं पर रखने के लिए आवाज उठाती है, लेकिन ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि खुद एम्पायर ने उन्हें अपराधी घोषित किया है। उन्हें पनाह देने का मतलब देशद्रोह होगा। सेसिली को बार बार बहस करने पर कमांडर ने उसे चुप करवा दिया, क्योंकि आदेश के उल्लंघन करके वो एक नए युद्ध को आमंत्रण देने लगेंगे। एरिया को याद है कि सेसिली ने जैक स्ट्रेडर से लड़ते वक्त सबको सुरक्षित करने की कसम खाई थी, और अब वो अपनी जुबान से नहीं पलट सकती। उस रात शार्लेट के मन पर ऐसा असर पड़ता है कि वो खाना खाने से भी इनकार कर देती है। वो रोते हुए अकेले बाहर आ जाती है। उसकी साथियों ने उसे काफी समझाने की कोशिश करी, पर उसके आंसुओं को रोक ना सके। सुबह उधर शार्लेट देखती है कि उसके दोस्त उसे खुश रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी उसका दिमाग उसे कल वाली बात पर रोके रखता है। उन्होंने काफी सोचने के बाद ये फैसला लिया कि चारों लड़कियों को रिफ्यूजी घोषित कर दिया जाए। ऐसा करके वो उन्हें कोने में कर सकते हैं, पर सेसिली को ये नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हनीबॉल उसे समझाता है कि दुश्मन सेना बस उनके शहर को घेरे हुए है। वैसे तो उन्होंने हमला नहीं किया है, पर राजा कब आदेश दे दे इसका कुछ पता नहीं। अपने लोगों की सलामती के लिए उन्हें ये ठोस कदम लेना ही होगा। वो चारों मैजिक स्वॉर्ड्स को राजा को लौटा देंगे और कह देंगे कि शार्लेट और बाकी लड़कियां यहाँ से भाग निकली हैं। हाँ, उन्हें एम्पायर के गुस्से का सामना तो करना पड़ेगा, पर अगो माफी मांग लेगा। इसी में जनता और शार्लेट दोनों की भलाई है। शार्लेट ने पूछा कि वो मिलिट्री वालों से क्या कहेंगे अगर उन्हें रोका गया तो। अगो ने कहा कि महाराज के बारे में बस उन्हें बुराई करनी होगी, और उन पर तरस खाकर मिलिट्री बेस उन्हें जरूर शान देगा। शार्लेट सेसिली से जवाब चाहती है, पर सेसिली को भी पता है कि अब उनका वापस लौटने का नामुमकिन है।
और अगर उन्हें यहाँ पनाह दी गई तो हर मौत का बोझ सेसिली को कंधों पर होगा। फैसले के साथ शार्लेट अपनी मॉम को धोखा देगी ही, साथ ही वो अपनी और अपने पिता की नजरों में भी गिर जाएगी। ऐसा उसके साथी कभी भी नहीं चाहेंगे, तभी वो चारों वहाँ से बाहर की ओर चल देते हैं। सेसिली इस बात को ल्यूक और लीजा को साथ शेयर करती है, शायद वो उनकी कुछ मदद कर सके। ल्यूक ने उससे पूछा कि क्या शार्लेट और उसके साथियों को इस हालत में देखकर वो सच में संतुष्ट हो पाएगी। सेसिली कहती कि वो तो बस उन्हें खुश देखना चाहती है, पर ना तो वो यहाँ रह सकते हैं और ना ही अपने एम्पायर लौट सकते हैं। मिलिट्री बेस में एक रिफ्यूजी बनकर आखिर कोई कैसे खुश रह सकता है। लीजा का कहना है कि अगर वो इस सिचुएशन में होती तो उसे सिर्फ ल्यूक और सेसिली भी मिल जाते, तो भी वो खुशी खुशी रह लेती। इस बात से सेसिली को आइडिया आया। ल्यूक ने पहले ही उसे चेतावनी दे दी, जो भी करना होगा शार्लेट की भावनाओं को ध्यान में रखकर करना होगा। दूसरी तरफ डोरिस, पेनेलोप और मार्गोट एम्पायर को शार्लेट से मिलवाने की अपनी अगली कोशिश में लगे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अब उन्हें सजा मिले या मार दिया जाए, वो शार्लेट की मुस्कुराहट को वापस लाकर ही रहेंगे। आज मौसम काफी खराब है, इसके बावजूद ना तो सेसिली यहाँ है और ना ही शार्लेट का एक भी दोस्त। वो सब तो अपनी अगली चाल चलने में लगे हैं, लेकिन सेसिली उनके रास्ते में क्या कर रही है, उनकी प्लान को समझ चुकी है और अब यही एक आखिरी रास्ता है कि सभी मैजिक स्वॉर्ड और ब्लैकस्मिथ्स को एम्पायर को तोहफे में दे दिया जाए। पर उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि शार्लेट का दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा। सेसिली ने पहले तो उनसे मना किया, पर उनके हौसले को देखकर आखिरकार उसने मैजिक स्वॉर्ड ले जाने की परमिशन दे ही दी। लेकिन सिर्फ एक तलवार के लिए इसी बात ने उन तीनों को गुस्से को और भड़का दिया और सेसिली की जान की प्यासी बन गई। सेसिली बेवकूफ होने के साथ साथ काफी जिद्दी भी है। मार्गोट ने उसे जैसे ही देखा वो उन पर हमला करने लगी, लेकिन मैजिक स्वॉर्ड इस बार उस पर भारी पड़ी। अगर एक तलवार को भाले की तरह इस्तेमाल किया जाए तो जानलेवा हो सकती है। तभी पेनेलोप आकर मार्गोट को बदला लेने की कोशिश करता है, पर सेसिली उसे चकमा देकर वहाँ से निकलने में कामयाब होती है। उसने अभी स्टोर हाउस का दरवाजा खुला देखा, जहाँ से कई हथियार गायब भी हैं। ये सुनते ही शार्लेट वहाँ से दौड़ी दौड़ी उन तीनों को ढूंढने स्टोर हाउस की ओर बढ़ती है। पेनेलोप इस वक्त सेसिली के पीछे पड़ी है, लेकिन सेसिली इस बार एरिया के साथ मिलकर उसे चकमा देने में कामयाब होती है। वो एक तीर की तरह उसकी ओर बढ़कर उसे घायल कर देती है और फिर अपनी तलवार से उसे जख्मी कर डालती है। तभी डोरिस भी वहाँ आ गई और अपने साथियों को घायल देखकर वो सेसिली पर टूट पड़ी। उन दोनों की झड़प शार्लेट भी अपनी आंखों से देख रही है। तीनों बस उसे ही खुश देखना चाहते हैं। सेसिली का कहना है कि आखिर वो लोग समझते क्यों नहीं कि एम्पायर पहले ही शार्लेट को दखलअंदाज करके अब अपराधित घोषित कर चुका है। पर अगर फिर भी शार्लेट उसका पास जाती है तो क्या वो खुश रह पाएगी? वो वहाँ जाकर कभी खुश नहीं रहेगी। इसी बीच डोरिस फिर से एक बार उस पर हमला करती है, पर सेसिली अकेले उन तीनों की हालत खराब कर देती है और शार्लेट को अगो की आज्ञा का पालन करने को कहती है। उसने उन तीनों को भी सिर्फ एक नौकर कहा, और पर शार्लेट को रियलाइज हुआ कि वो तीनों तो उसके लिए एक परिवार का हिस्सा है। शायद सेसिली उसे यही समझाना चाहती थी, शार्लेट उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। चाहे जो भी हो, अगर उसके दोस्त एक साथ हैं तो वो हमेशा उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। अगर उसे ऐसा नहीं करना है तो इस वक्त वो तलवार से अपने फ्यूचर से लड़ सकती है। शार्लेट ने तो तलवार ली और कहा कि वो अपनी माँ का सपना पूरा करके उन्हें खुशी देना चाहती है। उसने तलवार ली और सेसिली की ओर बढ़ाई, पर सेसिली ने उसे रोककर एक चांटा मारकर कहा कि शार्लेट फिशर मर चुकी है, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। अब एम्पायर के पास चारों तलवार पहुंच चुकी हैं और वो संतुष्ट है। शार्लेट और उसके दोस्तों से जो भी गलती हुई उसके लिए वो माफी चाहती है। जाने से पहले लूसी ने उसके खाने का इंतजाम भी किया। शार्लेट लूसी को काफी मिस करेगी। डोरिस ने कहा कि वो एक बार फिर से जरूर मिलेंगे। जैसे आते हुए शार्लेट ने सेसिली को बताया कि एक आदमी ने 4 तलवार लेने के लिए उन्हें सेसिली को पता बताया था, और वो था सिगफ्रेड। इसी के साथ वो उनके धन्यवाद कहकर अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। शार्लेट अब अपने पिता का नाम अपने नाम से अलग कर देती है। उसकी मॉम को उस पर फख्र होगा कि उन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। फिर डूबते सूरज का नजारा लेते हुए ल्यूक के साथ एक लड़की को दिखाया जाता है, जो आपस में गहरे दोस्त की तरह बात कर रहे होते हैं। पर अचानक वो लड़की ल्यूक से एक नई कटाना की मांग करती है, ठीक सेसिली की तरह, ताकि वो दोनों मिलकर इस शहर को कैद से बचा सके। और ल्यूक हाँ भी कह देता है, पर उस लड़की से हाथ मिलाते ही ल्यूक की आंखों के आगे अजीबोगरीब चीजें होने लगी। पर तभी उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि एक सपना था। ल्यूक सहमी हुई हालत में वोल्केनो की ओर देख रहा होता है और सोचता है कि 3 साल हो चुके हैं। वहीं सेसिली को लगता है कि उसे अपने मसल मास बढ़ाने पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उसकी मॉम को पसंद नहीं कि लड़की होकर उन लड़कों की तरह फ्लेक्स करे। उसे अपनी इच्छाओं पर काबू रखना होगा। वो चाहती है कि उसे किसी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। और इतना सुनते ही सेसिली ल्यूक के बारे में सोचकर नर्वस होने लगती है, और फिर लूसी फियो से कहकर सेसिली को नए सुंदर कपड़ों का इंतजाम करवाती है। फियो ने उसे जबरदस्ती उठाया और उसे ले गई। ल्यूक लीजा के साथ कुछ फूल चुनने आया है, लगता है वो किसी को गिफ्ट देना चाहता है। लीजा आज नॉर्मल कपड़ों में नर्वस महसूस कर रही है। फियो ने उसे अदाएं दिखाने के लिए कहा,
और उससे जब तक घर नहीं आना जब तक वो अपने मनपसंद दोस्त को साथ नहीं लाती। अब वो उसे कैसे समझाए कि लुक को उस लड़की की तरफ तो देखना ही नहीं, पर शायद वो उसे इन कपड़ों में अलग नजर से देखे। एक नाइट उससे पूछ रहा कि कहीं वो आज बिजी तो नहीं। सेसिली को लगता है कि शायद वो डेट के बारे में पूछेगा, पर उस नाइट ने एक लड़की एल्सा को लुक के पास ले जाने को कहा क्योंकि उसका चूड़ा टूट चुका है। चाहकर भी सेसिली उससे मना नहीं कर पाई। ल्यूक उन्हें उन कपड़ों में समझ जाता है कि सेसिली यहाँ क्या पूछने आई है। लीजा उसे देखते ही उसकी तारीफ करती है, पर ल्यूक ने कहा कि सीधे काम की बात पर आओ। फिर वो कहती कि ये अल्सा नाम की लड़की अपना खंजर तुमसे ठीक करवाना चाहती है। ध्यान से देखने पर ल्यूक ने मिस क्रोडियो को पहचान लिया। उसकी कोट टूट चुकी है, इसलिए अब ये रिपेयर नहीं हो सकता। इस लीजा ठीक करने के लिए एक कोशिश जरूर कर सकती है। ल्यूक सेसिली को तब तक कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है और रास्ते में सेसिली कम से कम 10 बार गिरती है। जब ल्यूक उससे पूछता है कि वो इतनी नर्वस क्यों है, तो जवाब में सेसिली बताती है कि लड़के के साथ अकेले कोई भी लड़की नर्वस महसूस करेगी। और ल्यूक का इरादा नेक है। उसकी हरकतें देखकर ल्यूक को किसी की याद आती है। सेसिली के पूछने पर ल्यूक चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। सेसिली ने पूछा कि तुम ये फूल कहीं मुझे तो नहीं देने वाले, पर ल्यूक बिना जवाब दिए नदी से पानी लेने लगता है। सेसिली ने सोचा कि उसे इतने सवाल नहीं करने चाहिए, कहीं ल्यूक उसे डेस्परेट ना समझे। थोड़ी दूर एक जगह बैठकर ल्यूक बताता कि लीजा के साथ उसकी बात कुछ नहीं बन रही। वो कहीं सहनशील है और कभी शिकायत नहीं करती, पर लगता है कि यही उसकी कमजोरी भी है। जब ल्यूक ने उसे कुछ दिन पहले हैट दी थी तब भी वो उसे देखकर रोने लगी, लेकिन ल्यूक इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। शायद वो हमेशा से उसकी खुशी को इग्नोर करता आया है, इसलिए उसका अलग रहना ही एकमात्र सोल्यूशन होगा। सेसिली कहते कि लीजा हमेशा से ल्यूक के साथ रहना पसंद करती है और उसे अलग करना उसके साथ जाती होगी, लेकिन ल्यूक उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। एल्सा के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती लीजा कहती कि उसके खंजर से एक तरह की दुखी वाइब आ रही है, जैसे तलवार का मतलब ही दया है। एल्सा बताती कि उसकी तलवार का मतलब ही दया है, पर उसका इस्तेमाल घायल योद्धा को मौत की घाट उतारने के लिए किया जाता है और ये खंजर उस नाइट की बेटी को दिया गया जिसने युद्ध भूमि में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वादा किया था कि जब मैं घायल हालत में आऊं तो तुम इस खंजर से मुझे खत्म करके इसकी क्षमता को दुगना कर देना, पर हकीकत में तो जिसे जिंदा रहना था उसे मरना पड़ेगा। अगर इस खंजर को ठीक किया गया तो इससे जुड़ी पास्ट की यादें भी खत्म हो जाएंगी। ल्यूक सेसिली को लीजा नाम की एक और लड़की की कब्र के पास ले जाता है जिससे मरने से बचा ना सके। उसकी शॉप का नाम इसी लीजा के नाम पर है। 3 साल पहले वेपनील ने उसे मार डाला। उसने अपनी आंखों से वेल्बानी को देख लिया और आज भी उसे वो मंजर याद है। बचपन में एक दिन ल्यूक को उसके पिता ने घर से निकाल दिया था, तब लीजा ही उसके साथ थी। उसके पास ल्यूक की बनाई कटाना भी थी। लीजा को वो डिफेक्टिव लगी, लेकिन ल्यूक ने अपनी पूरी क्षमता लगाकर उस कटाना को निर्माण किया था। वो बस अपनी स्किल्स में बेहतर करने लगा था। लीजा उस तलवार से रोजाना प्रैक्टिस किया करती थी। उसने कहा कि एक दिन जब वो नाइट बनेगी तो ल्यूक को पूरी सुरक्षा देगी। अचानक लीजा ब्लेयर वोल्केनो के पीछे वाली गुफा के पास चलने की जिद करने लगी, पर ल्यूक उससे पहले भी चेतावनी दे चुका था, लेकिन लीजा के चिढ़ाने पर वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। उस दिन वो गुफा में काफी अंदर तक चले जाती है और उन्होंने देखा कि एक मॉन्स्टर वहाँ पर है। वहाँ इतना अंधेरा था कि ल्यूक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसके पिता भी उन्हें ढूंढने के लिए आए और वो भी अपनी जान गंवा बैठे और ल्यूक सिर्फ देखता रह गया। उसे आज भी खुद पर शर्म आती है जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया। सेसिली उसे शांत करवाते हुए उसे अपने इमोशंस पर काबू रखने को कहती है। उसने पूछा कि ल्यूक उसे ये सब बातें क्यों बता रहा है, तो ल्यूक कहता है कि उसे सेसिली में कभी कभी लीजा नजर आती है। लीजा ने एल्सा के खंजर ठीक कर दिया और उसे आगे के लिए ऑल द बेस्ट भी कहा। एरिया सेसिली ल्यूक के लिए अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उनके घर जा रही होती है, तभी उसे एल्सा रास्ते से गुजरती दिखाई पड़ती है। ल्यूक के साथ इतना टाइम बिताकर सेसिली को समझ आने लगा है कि ल्यूक ने अपने मन में कई बातें अभी तक छुपा कर रखी हैं। अगर वो पहले ही उन बातों को जान पाते तो आज उनकी दोस्ती काफी गहरी होती, पर अब सेसिली को उससे डर भी लगने लगा है। जाने से पहले सेसिली ने ल्यूक को रोका और पूछा कि क्या तुम अभी भी लीजा को चाहते हो, तो ल्यूक ने कहा हाँ। देर शाम के वक्त एल्सा वापस उस इंसान के पास पहुंचती जिसने उसे वहाँ रहे बच्चे के पास भेजा था, जिसकी रगों में बेबानी का खून है। वो ये सब उस काले लबड़े वाले अनजान के साथ मिलकर रह रहे हैं। असल में वल्बानी ने ही एल्सा को मार डाला, जिसका बदला वो लेकर रहेंगे। एल्सा ने कहा कि उसने वल्बानी को ढूंढ निकाला है। सेसिली को प्रैक्टिस करते देख एरिया उससे आज के दिन के बारे में पूछती है, पर लगता है अभी वो बात करने के मूड में नहीं है। इसी के साथ तेज तूफान आने लगता है। आज की बारिश किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। लीजा पूछते कि सेसिली तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई, पर तभी वहाँ कोई अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ रहा होता है। वो वेल्बानी की खोज में यहाँ चला आया है और ल्यूक के घर पर हमला करने लगता है कि इतना सुनते वो इंसान उस पर हमला करने लगता है
और उसे बलबानी कहकर अपनी तलवार की बिजली से लीजा पर जोरदार हमला कर देता है। पर अगली पल उस फाइटर की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपनी खून की उल्टियां करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सेसिली और एरिया को इस बात का पता लगता है और वो तो ल्यूक को इसका कसूरवार ठहराती है। ल्यूक कहता है कि अगर कोई निठल्ला नाइट उसके पीछे जाए तो शायद उस आदमी के बारे में कुछ पता लगे। सेसिली ने कहा जो भी हो अब उसे पकड़ने के लिए कोई सबूत तो होना चाहिए। एरिया कहते कि शायद वो उसी लड़की का साथी है जो कल उससे रास्ते में मिली थी। वो एल्सा थी जिससे सेसिली कस्टमर की तरह यहाँ लेकर आई। एरिया ने पहचान लिया कि वो एक मैजिक स्वॉर्ड है और वो स्वॉर्ड पहचानने में कभी गलती नहीं करती। शायद सवाल ये भी है कि एक मैजिक स्वॉर्ड ल्यूक के पीछे क्यों है। शायद वो एक ब्लैक स्मिथ है। अगले दिन मीटिंग में जब कल की घटना का पता लगता है तो उसका इल्जाम अंपायर पर लगाया जाता है, पर कोई नहीं जानता कि इसके पीछे किसका हाथ है। जिसने भी ये हरकत की है उसे यकीन है कि वो अकेला सेक्रेट स्वॉर्ड नहीं बना सकता। सबको मालूम है कि अगर वो सेक्रेट स्वॉर्ड नहीं बनाई गई है तो वेबानी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इस साल किसी भी वक्त सेक्रेट स्वॉर्ड अपनी शक्ति को खो सकती है और उससे पहले वेबानी के शाप से मुक्त करना होगा। ये शाप वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जो इंसानों की दुआओं की शक्ति से बनी है। सबसे पहले वाले सेंट से इस शाप को रूहानी शक्ति में बदलकर इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। एक प्रेयर कॉन्ट्रैक्ट भी डीमन कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, बस ये उसका एक शुद्ध रूप है। वेबानी ने इसके बदले में इंसानों से बदला लेने की ठानी और इसके तरीका था उनसे वापस में लड़ाकर। वेबानी ने इंसानी अंगों के अंदर मंत्र डालने शुरू कर दिए जिसकी वजह से एक भयंकर युद्ध भी हुआ। इस डीमन कॉन्ट्रैक्ट की शक्ति को कम करने के लिए सेक्रेट स्वॉर्ड का ठीक इस्तेमाल कर जरूरी है। ल्यूक को लगता है कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऐसी तलवार तैयार करे जिससे वेबानी जैसे और डेमंस को खत्म किया जा सके। आखिर वो अपने पिता और लीजा की मौत को कैसे भूल सकता है। अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए ल्यूक अपनी वर्कशॉप में चल देता है। लगता है किसी ने पहले से ही सेक्रेट स्वॉर्ड बना डाली है। देखने में तो वो अच्छी है लेकिन उसे देखकर सिगफर्ड बाहर की ओर आने लगा। शायद उसे वो पसंद नहीं आई। सिगफर्ड एक काले कपड़ों में बैठी लड़की से कहता है कि वेबानी हाई क्वालिटी तमगाने के बना है, इसे मैजिक स्वॉर्ड से तोड़ना लगभग नामुमकिन है। वही ल्यूक और लीजा अपनी पूरी क्षमता के साथ काम में जुट जाते हैं। सेसिली को ल्यूक से नाराजगी है कि उसने इतना टाइम बीत जाने के बाद ये सब अपने दोस्तों को बताया। क्या वो सेसिली को इस काबिल भी नहीं समझता कि एक दोस्त होने के नाते अपनी मन की बात उसके साथ शेयर कर सके। वो इस वक्त ल्यूक से काफी ज्यादा नाराज है। आखिर कोई इतना भी बोझ अपने दिल में दबाकर कैसे जी सकता है। एरिया कहते कि कुछ सच अगर राज ही रहे तो अच्छा होता है। शायद अगर सेसिली को ये सब पहले पता लगता तो वो सहन नहीं कर पाती। शहर में एल्सा एक दुकान से कुछ लेकर बाहर की ओर आती है जहाँ उसकी नजर एरिया पर पड़ती है। एरिया इस वक्त अपने लिए खाना खरीदने में बिजी है। वो दोनों कुछ देर आपस में बात करने आते हैं। एरिया उससे भी वही सवाल करती है जो वो हर मैजिक स्वॉर्ड से किया करती है कि आखिर एक मैजिक स्वॉर्ड को क्यों बनाया जाता है। ना तो वो इंसान बनकर रह पाती है ना ही तलवार बनकर। एरिया को हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं वो अपने दोस्तों से अलग ना हो जाए। एल्सा उसे बताते कि मैजिक स्वॉर्ड नफरत की निशानी होती है। वेबानी के खिलाफ नफरत जिन भी लोगों के मन में पैदा होती है वो एक मैजिक स्वॉर्ड के रूप में उभर कर आती है जो कि शक्ति के स्रोत को नष्ट कर सकती है। ल्यूक ने अपनी नई तलवार तैयार कर ली है पर वो कभी लड़ाई नहीं चाहती जिसके बावजूद वो एक बड़ी हिंसा के कारण बनेगी। जिसके बाद एल्सा और उसके मास्टर को दिखाया जाता है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। एल्सा के लाख मना करने पर भी उसके सर पर सिर्फ बदले का भूत सवार है। साथ ही काले कोट वाला इंसान भी उस बदले में उसके साथ है। वो सीधे जाकर ल्यूक को ललकारने लगते हैं। इससे पहले ल्यूक कुछ एक्शन लेता काले कोट वाला उसे बीच में रोक लेता है ताकि एल्सा का मास्टर अपना बदला ले सके। उसने लीजा को मारने के लिए 44 साल इंतजार किया और आज जब वो उसके सामने है तब सेसिली उसे रोकना चाहती है। एल्सा ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो एक मैजिक स्वॉर्ड में बदल गई। अब उसका मुकाबला करने के लिए एरिया को भी अपने असली रूप में आना पड़ेगा। वही ल्यूक भी अपने दुश्मन से लड़ने लग जाता है। उसकी तलवार से एक ऐसा लिक्विड निकला जो हर चीज को चुटकियों में गला सकता है। ल्यूक के जवाब के बावजूद उस लिक्विड ने उसकी चमड़ी को गला दिया। उसे इस हालत में देखकर लीजा दौड़ी दौड़ी चली आई लेकिन उसे देख एल्सा का मास्टर उस पर हमला करने लगता है। वो हर कीमत पर उसे आज खत्म करना चाहता है। उसकी नजरों में लीजा ही वेबानी है जिसने उसकी बेटी एल्सा की जान ली है। खून की उल्टियां करने के बाद भी वो फिर खड़ा हुआ और मैजिक स्वॉर्ड की पूरी ताकत लगाने लगा। एरिया लड़ाई नहीं चाहती पर एल्सा वही करेगी जो उसके मालिक उससे करवाना चाहेंगे, जिसके चलते वो बुरी तरह घायल हो जाती है और अपने मास्टर को पिता कहकर बुलाती है। उसके ऑर्डर पर एल्सा उसे चाकू भोंककर मार डालती है और अपने प्राण भी त्याग देती है। इसी बीच ल्यूक उस खुफिया इंसान से उसकी असली पहचान पूछता है और वो उसे बताता है कि एक दिन उसकी मैजिक स्वॉर्ड एरिया भी वेबानी पर जरूर हमला करेगी क्योंकि छोटी बच्ची लीजा है। लीजा के अंदर वेबानी का खून है, वो एक डीमन है।
ये वही लड़की है जिसे ल्यूक ने बचपन में अपनी असली दोस्त लीजा को मारकर बनाया था, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। इस जो भी उसने कहा वो एक एक शब्द सच है। जैसे लीजा को असली लीजा की मौत के बारे में पता चला तो सीधे उससे माफी मांगनी लगी और लीजा एरिया को सेसिली को आज लंच पर इनवाइट करती है। अब उनका घर भी रिपेयर हो चुका है। एरिया कहते कि आज दोपहर में उसकी सिक्योरिटी मीटिंग है, तभी लुक उसे बुलाकर वहाँ से ले जाता है। जैसे ही वो दोनों आ जाने लगे, सेसिली ने एरिया को रोका और कहा कि वो पहले भी लुक के साथ यहाँ आ चुकी है। वो जानती थी कि उसके पीछे का सच काफी डरावना होगा। एरिया साथ थी क्योंकि वो जानती थी कि सेसिली को अगर सच पता चला तो उसका वापस लौटने का मन नहीं करेगा। लेकिन सेसिली ने फैसला किया है कि वो भागने के बजाय डटकर सामना करेगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लीजा से क्या कहे। लीजा के बुलाने पर भी उसकी दोस्त लंच पर नहीं आई। ल्यूक कहता है कि उनका पहले इस तरह घुलना मिलना सिर्फ एक नाटक था, जिसके बाद वो बाहर जाकर बैठ जाता है। लीजा को देखकर कहता है कि वो जो हुआ उसे भूल जाओ, हम फिर से पहले की तरह रहने लगेंगे। पर लीजा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सेसिली और एरिया एक साथ पहाड़ी के किनारे आ बैठते हैं, जहाँ सेसिली के पिता ने अपनी आखिरी सांस ली थी। जब से उसकी दोस्त लीजा और ल्यूक से हुई है, उसने यहाँ खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। और एरिया ने उससे पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि लीजा एक डीमन है। वो कहती कि वो लीजा पहले से जानती है क्योंकि वो खुद भी एक डीमन हुआ करती थी। सेसिली को इस बात से हैरानी नहीं हुई क्योंकि अब उससे सरप्राइजेस की आदत पड़ चुकी है। एरिया ने उससे पूछा कि क्या उसे डीमंस के साथ रहने से डर नहीं लगता, तो सेसिली ने कहा कि आखिर वो अपने दोस्तों से क्यों डरेगी। यही बात एरिया उसे समझाना चाहती है कि ना तो लीजा पहले से बदली है ना ही एरिया। सेसिली ने उसकी बात को समझा और उससे माफी मांगी, पर माफी तो उससे लीजा से मांगनी चाहिए। अगले दिन सिगबर्ट अपनी असिस्टेंट के साथ कल रात देखी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो नीचे उतरता तो सेसिली उसे देखते ही पहचान लेती है और अपनी तलवार लेकर उसे मारने दौड़ पड़ती है। लेकिन इस सिगबर्ट की इंसल्ट है, वो अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करती है। तभी नाना बॉल भी वहाँ आ जाता है। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, पर उससे वो चेहरा अच्छे से याद है, पर सिर्फ इससे वो दोषी साबित नहीं होता। सिगबर्ट एम्पायर का पुराना साथी है, लेकिन शार्लेट ने भी कहा था कि मैजिक स्वॉर्ड चुराने के पीछे भी उसी का हाथ है। लेकिन सिगबर्ट उल्टा उसी को दोषी ठहरा देता है। जब सिगबर्ट ल्यूक को वहाँ देखता है तो वो उसकी और सेसिली की दोस्ती को नाजायज रिश्ते का नाम दे देता है। ल्यूक को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसकी काले कोट को तो वैसे भी मौत की घाट उतार देगा। सिगबर्ट चाहता है कि सेसिली को भी मीटिंग में पेश किया जाए। वहाँ उसके साथ एक देशद्रोही जैसा बर्ताव होता है, जिसके बाद उसका और ल्यूक का मजाक भी उड़ाया गया। फिर वहाँ की फीमेल एम्पायर ने ल्यूक से सेक्रेट स्वॉर्ड के बारे में पूछा। ल्यूक ने तलवार निकाली और कहा कि ये अभी अधूरी है। इतने टाइम देने के बावजूद उसने सबको निराश किया। अब डीमन को रोकने के लिए इतना वक्त नहीं है। सबने कहा कि क्यों ना ल्यूक अपने मंत्र इस्तेमाल करके तलवार का निर्माण करे, पर वो तो सिर्फ कुछ ही देर तक काम आती है, जो कमजोर भी होती है। एम्पायर कहने लगा कि शायद ल्यूक को अपने दोस्त को मार के चैन नहीं मिल रहा, इसलिए वो दुनिया ही खत्म कर देना चाहता है। इसलिए इतना सब सहन नहीं कर पा रही है। ल्यूक का शांत करने पर भी उसने सभी ऑफिशियल्स को धमका दिया। सेसिली उनकी मीटिंग का भी मजाक उड़ाती है, जिसके बाद उन्होंने सेसिली को भी एक डीमन समझ लिया। सेसिली को पता चलता है कि ल्यूक ने तो अपनी गर्लफ्रेंड की लेफ्ट आंख को डीमन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले कर दिया था। उसने नई डीमन को भी यही नाम दिया, जिससे उसने अपनी दोस्त के मांस से बनाया था। जब सेसिली ने ल्यूक की तरफ से आवाज उठाना शुरू किया तो ल्यूक ने उसे बाहर निकाल जाने को कहा। वो कहता है कि सेसिली को उसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए बेहतर होगा कि वो शांत रहे। इतना सब सुनने के बाद भी सेसिली को ल्यूक पर विश्वास है। वो सीधे लीजा के पास आ गई। उसने लीजा को हल्का महसूस करवाने के लिए कहा कि तुम एक डीमन नहीं बल्कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। एम्पायर ल्यूक की गलती को हवो की सर डालकर उसे सुनाने लगता है। फिर एक छोटा ब्रेक होता है। सिगबर्ट ल्यूक से कहता है कि यहाँ पर हर किसी को अपने राज्य की पड़ी है, जिसके बाद कुछ अजीब लोग जंगल की ओर घूरते नजर आते हैं। लीजा को लगा था कि एक डीमन होने के कारण उसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेसिली को ज्यादा तो नहीं मालूम, पर ल्यूक ने लीजा का इस्तेमाल डीमन कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया। लीजा भी ल्यूक के दोस्त लीजा जैसी दिखती है जब वो छोटी हुआ करती थी। हालांकि उसे पिछले जन्म का कुछ खास याद नहीं है। उसे लगा कि जब भी ल्यूक उसे देखता होगा उसे लीजा की याद आती होगी। वो अपने दिल को कैसे समझाता होगा। लीजा बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोने लगती है। चाहे कुछ भी हो, लीजा ल्यूक के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। उसे ल्यूक के लिए हर एक काम करना अच्छा लगता है। सेसिली को उसकी बातों से कुछ याद आया, जिसके बाद वो सीधा मीटिंग में वापस आ गई। वो सबके सामने सच रखना चाहती है। वो कहती कि ल्यूक ने तो असल में तो लीजा को डीमन बनाया ही नहीं, बल्कि खुद लीजा ने किया। ल्यूक के मना करने पर भी वो बोलती रही। उसने कहा कि डीमन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक इंसान की जरूरत होती है और उस इंसान को अपनी डेथ वर्ड्स खुद चुनने का अधिकार होता है।
ल्यूक लीजा को बचाना चाहता था, लीजा ल्यूक को, इसलिए उसने ल्यूक की जान बचाने के लिए डीमन कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया। सबूत के तौर पर खुद लीजा ही उनके सामने है। अगर ल्यूक वल्बानी से बचाने के लिए ऐसा करता तो वो उससे भी शक्तिशाली डीमन क्यों बनाता? उसने एक मासूम बच्ची को क्यों बनाया? इसका एक ही जवाब है कि वो ल्यूक को हमेशा के लिए बचाना चाहती थी, ताकि अगर वो मर भी जाए तो भी वो ल्यूक की देखभाल कर सके। इसलिए उसका नाम भी लीजा है, जो ल्यूक के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहती है। ल्यूक को अभी भी सिसिली की बातें बनावटी लग रही हैं। ल्यूक जानता है कि लीजा हमेशा से एक नाइट बनना चाहती थी, इसलिए उसने ल्यूक से स्वॉर्ड की भी मांग की। सिसिली उसकी भावनाओं को समझ सकती है, क्योंकि उसके ख्यालात भी कुछ इसी तरह के हैं। पर ल्यूक कभी भी मान नहीं सकता था कि सिसिली जरा भी उसकी जैसी है। उसे सिर्फ इतना याद है कि उसकी तलवार के 2 टुकड़े हुए हैं और वो लीजा को बचा ना सका। सिसिली कहती कि ल्यूक जानता था कि लीजा की मौत कैसे हुई, पर खुद को लानत से बचाने के लिए मानने को तैयार ही नहीं है। वो चाहती है कि ल्यूक की हर तलवार उसके लिए हो, जिससे वो सबसे ज्यादा चाहता है। उसे सिर्फ वल्बानी को खत्म करने के लिए नहीं करना, बल्कि उसे ये अपने प्यार के लिए दुश्मन से बदला लेने के लिए करना होगा। ल्यूक की यह सेक्रेट स्वॉर्ड लीजा और उसके प्यार का प्रतीक होना चाहिए। जब सिगबार्ड ने तलवार का मजाक उड़ाया तो सिसिली ने सेक्रेट स्वॉर्ड से देकर तोड़ने के लिए कहा। जैसे ही वो अपनी तलवार लेकर उसे काटने की कोशिश करता है, उसकी खुद की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सिसिली बाहर आकर ल्यूक से माफी मांगती है, पर उसने ये सब लीजा के लिए किया। ल्यूक उस पर विश्वास करे या ना करे, उसे फर्क नहीं पड़ता। ल्यूक ने देखा कि लीजा भी वही खड़ी है। उस रात वोल्केनो फटा, पूरे शहर में तबाही मचाने लगा। सेफगार्ड की हंसी बता रहे हैं कि वो ल्यूक को सिसिली से बदला लेने को बेताब है और अब उसके पास मौका भी है। लीजा ल्यूक से ब्रिज पर खड़ी होकर एक और बार टोपी के लिए शुक्रिया करती है। वो ऐसा पहले भी काफी बार कर चुकी है। ल्यूक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहकर खुश हो, क्योंकि आज तक उसे ये भी नहीं पता कि लीजा किस कलर के कपड़े पहनती है। शायद ऐसे इंसान के साथ भी रहना भी जहर का घूंट पीने के बराबर है। पर लीजा को लगता है कि ल्यूक ने हमेशा ही उसका ध्यान रखा है और उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया है। उसके हिसाब से ल्यूक को लीजा के साथ रहने में ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि वो हर पल अपनी लीजा की याद में रहकर भी उसका पूरा ध्यान रखता है। जब तक खुद को एक इंसान तक नहीं समझती है। रोता हुआ देख ल्यूक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई लीजा की कॉपी नहीं, बल्कि एक अलग पर्सनालिटी है। उसकी अपनी एक अलग पहचान है। ल्यूक चाहता है कि लीजा अपनी पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए। लीजा की सिर्फ एक ही विश है, जो कि हमेशा ल्यूक के साथ रहना। वो मरते दम तक उसी के साथ रहना चाहती है। लेकिन उनकी इतनी खुशनाम बातों के बीच नदी से एक म्यूटेंट निकलकर उन पर हमला करने वाला होता है। तभी ल्यूक उसे बीच से चीर डालता है। इसका अंत सिर्फ यही नहीं हुआ, क्योंकि अब उनके सामने दर्जनों म्यूटेंट्स आ खड़े होते हैं। ल्यूक समझ गया कि इन सब के पीछे सेफगार्ड का हाथ है। उसने पूरे शहर के लोगों को कीड़ों की तरह मसलना शुरू कर दिया। अगर कोई अपनी मौत से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे अपनी पहले किस्मत से लड़ना होगा। सिगफ्रीड को रोकने के लिए कुछ नाइट्स उसके पास आते हैं, जो उसे ज्यादा देर तक सनसेट का मजा लेते देखते चाहते हैं। पर लगता है कि सिगफ्रीड भी पूरी तरह तैयार है। म्यूटेंट से लड़ते वक्त सिसिली की तलवार फिर से 2 टुकड़ों में बट जाती है। ल्यूक ने कहा कि यही मौका है कि उसका पास खुद को असली नाइट साबित करने का। वो जानता था सेफगार्ड ने सिर्फ गिने चुने जानवर ही नहीं, बल्कि ढेरों डीमंस भी जरूर भेजे होंगे, तो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। सिसिली को लगता है कि वो सेफगार्ड और उसकी मॉन्स्टर को हराकर अपने राज्य को बचा लेगी। तभी ल्यूक की नजर पड़ी उस दीवार पर, जो सेफगार्ड के हमले से ध्वस्त हो गई है। लीजा चाहती कि वो भी ल्यूक के साथ इस लड़ाई में शामिल हो, पर अचानक जमीन के नीचे से एक बवंडर बाहर की ओर आता है। हनीबॉल ने एक बड़े से डीमन को अपनी चेन से बांधकर काबू में करने की कोशिश की, पर उन मॉन्स्टर्स की शक्तियां नाइट्स पर काफी भारी पड़ रही हैं। सिसिली एरिया के साथ जल्दी वहां मदद के लिए पहुंचती है और ल्यूक ने भी उस बड़ी सी मछली का सर काट दिया, लेकिन पुल के टूटने से लीजा उससे अलग हो जाती है। सिसिली अपने मैजिक शॉट का कमाल से मामला काबू करने की कोशिश में तो है, पर डीमंस की गिनती भी हजारों की तादाद में है। नाइट्स राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। शायद यही सब सिगबार्ड देखना चाहता था। उसे लगता है कि उसने बंजर जमीन को शुद्ध किया है। वहीं ल्यूक भी उसका पीछा आ खड़ा हुआ, जो उसके साथ नजारों के मजे लेना चाहता है। पर अगर ल्यूक सिसिली के पल्लों से ना बंधा होता तो शायद सिगबार्ड उस पर थोड़ी दया कर देता। पर अब उसके पास ल्यूक की जान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिगबार्ड जानना चाहता है कि आखिर इस फालतू शहर से ल्यूक को इतना लगाव क्यों है। ल्यूक ने कहा कि एक बार एक औरत ने इस शहर की रक्षा करने का प्रण लिया था और इसलिए वो सिगबार्ड को मार डालना चाहता है। उसे किसी और के कारण की जरूरत नहीं। युद्ध के बीच लीजा सिसिली के पास दौड़ी चली आती है और ल्यूक के गायब होने की खबर उसे सुनाती है। उसने तो मरने तक साथ रहने का वादा किया था, पर वो इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता है।
जैसे ही लीजा ने सेफगार्ड का नाम लिया, सेसिली थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो लड़ाई के बीच से इस तरह गायब नहीं हो सकती। कमांडर ने ये सब सुना और सेसिली को जाने की इजाजत दे दी। ली सुनते ही वो दोनों ल्यूक की ओर दौड़ने लगते हैं। बीच रास्ते अचानक कोई उन्हें रोक लेता है और सेसिली किसी इंसान पर मैजिक स्वॉर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती, पर वो लड़की उसकी ओर बढ़ी चली जाती है। सेसिली के पैतरे उस पर नाकाम होते दिखाई पड़ रहे हैं। सेफगार्ड अपनी चाल से ल्यूक को फंसाने की कोशिश करता है। ल्यूक का ब्लेड एक मैजिक स्वॉर्ड के सामने काफी कमजोर है। लड़ाई के बीच सेसिली को मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल एक लड़ाई पर करना ही पड़ेगा। लड़ाई के बीच सेसिली को मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल एक लड़की पर करना ही पड़ा, जिसने उसकी हालत खराब कर डाली, लेकिन इसमें उसने एरिया पर ध्यान नहीं दिया और उससे बुरी तरह घायल कर दिया। एरिया चाहती है कि सेसिली जल्द जाकर ल्यूक की मदद करे और पापियों को इस राज्य से खदेड़ निकाले। सेफगार्ड और ल्यूक जैसे ही अपना आखिरी दाव एक दूसरे पर चलते हैं, उसकी मैजिक स्वॉर्ड ल्यूक के हाथ को गला देती है। तभी सेसिली उसकी रक्षा के लिए सामने आ खड़ी होती है। गार्ड की तलवार उसे एक ही बार में उसके गले में मांस में बदल सकती है। उसने ल्यूक से कहा कि लीजा का सेक्रीफाइस, उसका प्यार नाकाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे खड़ा होकर दुश्मनों का सामना कर उन्हें मारना भगाना होगा। ल्यूक अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही होगा। तभी ल्यूक खड़ा होता है, लीजा को नई स्वॉर्ड फॉर्ज करने का ऑर्डर देता है, पर तब तक सेसिली को सेफगार्ड से निपटना होगा। ल्यूक अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता है और एक ताकतवर तलवार बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक लगा देता है और कुछ ही पलों में उसके हाथों में एक नई चमचमाती और धारदार तलवार होती है, जिससे उसने सेसिली के हवाले करते हुए कहा कि ये तुम्हारी अपनी कटाना है, जिससे तुम अपनी ही नहीं बल्कि अपनों की भी रक्षा करने वाली हो। सेसिली का हाथों में इस वक्त ट्रेड सिटी का फ्यूचर है, जिसे बचाने के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। उसे अपनी कैम्बेल परिवार की लेगेसी के लिए बुराई को खत्म करना होगा। सेफगार्ड ने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये पूरा शहर सड़कर नष्ट हो जाएगा। उसने कहा कि अगर तुम बचा भी गए तो बलबानी तुम्हें नहीं छोड़ेगा और सेसिली अब किसी से डरने वाली नहीं। वो ल्यूक की कटाना से बलबानी जैसे मॉन्स्टर को भी खत्म करने की हिम्मत रखती है। हालांकि एक नौसिखिया होने के बाद भी उसे खुद पर और ल्यूक की कटाना पर पूरा भरोसा है। सेफगार्ड ने उसे अपने पास आने को कहा, फिर तभी सेसिली को वो बात याद आती है जो इसका कसूरवार सिर्फ सेफगार्ड है। वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़कर उसकी मैजिक स्वॉर्ड को तबाह कर डालती है और उसे अपनी तलवार से जख्मी कर देती है। पर सेफगार्ड अब इस हालत में वहाँ से गायब होना ही बेहतर समझता है, लेकिन उन दोनों के नामों को कभी नहीं भूलेगा। जैसे सेसिली ल्यूक का शुक्रिया करती है, उसकी दी हुई कटाना धूल की तरह गायब हो जाती है। सेसिली ने आज मान लिया कि ल्यूक हेम्सवर्थ दुनिया का सबसे बढ़िया लोहार ब्लैकस्मिथ है। अभी भी काम अधूरा है क्योंकि उन्हें शहर के डीमंस को भी खत्म करना है। सेसिली ल्यूक से हाथ मिलाती तो इस मजेदार सीजन का अंत हो जाता है। तो इस सीजन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।